हम्म। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं सर। आज हमको डिस्कस करना है सोशल इश्यूज ऑफ जनवरी 2024। कुछ कुछ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इसमें प्रीलिम्स के लिए, ध्यान दीजिएगा। कोस्टल इरोजन इन इंडिया। कोस्टल इरोजन आप जान रहे हैं सर क्या होता है? जो आपका कोस्टल, ये देखिए, ये पिक्चर में भी दिख रहा है, ये कोस्टल इरोजन है। जो आपका कोस्टल एरिया है वो, जो वाटर है, ओशन वाटर, सी वाटर, उनकी वजह से इसमें इरोजन आ रहा है। तो इरोजन आने, एक तो होता है कि आपका सी लेवल बढ़ रहा है। सी लेवल बढ़ने से भी इरोजन का रिलेशन है। बट सी लेवल बढ़ने का एक बड़ा रीजन तो क्लाइमेट चेंज है सर, हम जान रहे हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज होने से अल्टीमेटली जो मीन टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ रहा है, और उसके बढ़ने से जो सी लेवल है, जो ओशंस का लेवल है वाटर, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उस वजह से जो कोस्टल सिटीज है, जो कोस्टल एरियाज है, वो कोस्टल एरियाज जो है वो थोड़ा सा किसमें है, खतरे में है। क्योंकि सर ये इंक्रीज हो रहा है वाटर लेवल, और वाटर लेवल इंक्रीज होगा तो ये वाटर जो है वो कहीं ना कहीं पेनिट्रेट करके अंदर की तरफ आएगा। क्योंकि ये तो उतना ही रीजन है उसका, तो हाइट उतना ही है, तो पानी ऊपर की तरफ आता है। दिस इज अ नॉर्मल थिंग। इसका रीजन तो क्लाइमेट चेंज है। बट इसका एक इम्पैक्ट और देखने को मिलता है, एंड दैट इज द कोस्टल इरोजन। कोस्टल इरोजन में ये होता है कि ये जो एरिया, जो कोस्ट आप देख रहे हो, उस कोस्ट का जो, ये जो मटेरियल पार्ट है, ठीक है, जो क्रिस्टल पार्ट है, वो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, फ्रेगमेंट हो रहा है। और फ्रेगमेंट होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, फिजिकल ज्योग्राफी में, कोस्टल इरोजन के बारे में। तो कोस्टल इरोजन जो है वो इस तरीके से होता है, वाटर जो होता है उसका पेनिट्रेशन होता है, और वाटर के कंटिन्यूसली जो कोलाइड होने से, उस कोलिजन से कई बार ये जो कोस्टल एरिया है इसमें इसके लोअर पार्ट में कंटिन्यू, आप देखोगे कभी कभी हाइड्रोलिक एक्शन होता है, क्योंकि वाटर है, कंटिन्यूसली वाटर जो है वो कोलाइड करेगा, तो वो पेनिट्रेट करके कोई एक अंदर की तरफ क्रैक्स बना लेता है लोअर पार्ट में। और लोअर पार्ट में जब क्रैक्स बना लेता है तो उसमें कभी कभी एयर ट्रैप हो जाती है, और वो अल्टीमेटली फ्यूचर में जाके क्या होता है, पूरे की पूरे तरीके से उसमें मतलब उसमें आप देखोगे उसका डिस्प्लेसमेंट आपको नजर आने लगता है। ठीक है, पूरे तरीके से। तो ये कुछ ज्योग्राफिकल एक्शंस हैं, आई होप आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो कोस्टल इरोजन के जो मेन प्रोसेस होते हैं वो आप देखिए, ये नॉर्मली चार प्रोसेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है सर, एक कोरोजन मिलेगा, एक आपको एब्रेजन मिलेगा। कोरोजन एब्रेजन मोर और लेस एक जैसे है, माइनर सा डिफरेंस है। हाइड्रोलिक एक्शन मिलेगा और एक एट्रिशन मिलेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली इन चारों एक्शंस में होता क्या है, इन चारों एक्सचेंज में ये काइंड ऑफ मैकेनिकल इरोजन से, मैकेनिकल इरोजन से इसका मतलब क्या हो रहा है सर, इसमें जो सॉइल है या फिर जो रॉक है, ठीक है, उन पे एब्रेसिव एक्शन हो रहा है, और पार्टिकल्स जो है उनके वो मोशन में आ जा रहे हैं। ठीक है, और इसका मेन रीजन है ये वाटर जो है, रनिंग वाटर। ठीक है, इसकी जो सैलिनिटी होती है वो भी मैटर करती है सर। ठीक है, कंटिन्यूसली उस पर पेनिट्रेट होती रहती है या उससे कोलाइड करती रहती है, उसकी वजह से यहाँ पे आपको अंडर द ग्रेविटी या अंडर द सम हाइड्रोलिक एक्शन डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। ओके। यस, तो आपको वहां पर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल सकता है। तो इन चार फिनोमिना को आप ज्योग्राफी में थोड़ा ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, बट बेसिकली इनसे हो यही रहा है, हो यही रहा है। आपने जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में भी पढ़ा होगा। ठीक है, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में आपने जो क्या बोलते हैं, अल्टीमेटली जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, विदरिंग के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, अंडर ग्रेविटी विदरिंग होती है, फिर उसका डिपोजिशन होता है। तो ये जो सारी प्रोसेसेस होती है, ये कोस्टल रीजन में भी ये प्रोसेसेस देखने को मिलती है इसी तरीके की। तो अंडर ग्रेविटी भी होता है। ठीक है, ग्लेशियल आइस के साथ भी ये होता है, विंड की वजह से भी होता है, वाटर तो है ही है कंटिन्यूस टच में। तो कोरिजन, एब्रेजन, हाइड्रोलिक एक्शन और एट्रिशन, ये जो चारों प्रोसेस हैं ये बड़े प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से कोस्टल इरोजन देखने को मिलता है। ठीक है, इन चारों का आपने अगर पढ़ रखा है तो गुड इनफ, नहीं पढ़ रखा है तो आप ज्योग्राफी में इनका रिवीजन अच्छे से कर लेंगे, चारों प्रोसेसेस का। ठीक है, अब आता है कोस्टल इरोजन इन इंडिया। इंडिया में कोस्टल इरोजन पे ये बात कर रहे हैं। Over one third of India's coastline is vulnerable to erosion, as per the study by the National Center for Coastal Research. सर एनसीसीआर ने एक रिसर्च करी है, ठीक है, कि वन थर्ड ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन इज वल्नरेबल टू इरोजन। अब इंडिया की काफी लंबी कोस्ट लाइन है, ठीक है, काफी लंबी कोस्ट लाइन है, 5000
करीब करीब 5,000 किलोमीटर प्लस इंडिया की कोस्ट लाइन है। तो वो कोस्ट लाइन में वो बता रहा है कि करीब करीब 1/3 उसकी जो है वो वल्नरेबल टू इरोजन है, मतलब वहां पे इरोजन की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, 1/3। ठीक है। अब कोस्टल इरोजन इज अ wearing away of the coastal land and loss of beach, shoreline, dune material as a result of the natural or coastal process or human induced influence। ठीक है सर। तो इरोजन है क्या एग्जैक्टली? वही लॉस ऑफ बीच है, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है। शोरलाइन, ड्यून मटेरियल जो यहाँ है, उस सब का क्या हो रहा है सर? क्या हो रहा है? वियरिंग अवे हो रहा है, वियरिंग अवे। ठीक है, वियर टियर हो रहा है। तो एक तो नेचुरल प्रोसेस है सर, नेचुरली होता ही है डेफिनेटली। ठीक है, और एक ह्यूमन इंड्यूस्ड भी है। अगर ह्यूमन इंड्यूस्ड एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस की वजह से भी ये देखने को मिलता है। तो कोस्टल इरोजन का सिर्फ ये डेफिनेटली जो नेचुरल फिनोमिना जितने भी हो रहे थे, उन नेचुरल फिनोमिना को जो एक नेचर का बैलेंस था, उस बैलेंस को एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ने बिगाड़ा ही है। ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी अगर आप देखेंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल फिनोमिना है, वो होता ही है सर। ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर नहीं होता तो शायद अर्थ बहुत ज्यादा क्या होता, कोल्ड होता है, एकदम ठंडा होता। ठीक है, पॉसिबल है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होने से कुछ ना कुछ क्या होता है, इम्पेक्ट होता है। बट ग्रीन हाउस इफेक्ट की अनसस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम करती है कि हमने इतना ज्यादा उसको बढ़ा दिया कि अल्टीमेटली जो टेम्परेचर है वो सस्टेनेबल से सर्वाइवल जिस पे हो सकता है उससे आगे बढ़ रहा है। तो अब नेचर का बैलेंस हमने बिगाड़ा है सर अल्टीमेटली। ठीक है। तो कोस्टल इरोजन ये ह्यूमन इंड्यूस से भी हो सकता है। एक्सटेंट क्या एट ग्लोबल स्केल इट इज एस्टिमेटेड 70% ऑफ सैंडी शोरलाइंस वर्ल्ड वाइड बाय इरोडिंग। वर्ल्ड के करीब करीब 70% जो शोर लाइन्स है, ठीक है, जो किनारे हैं, वहां पे इरोजन देखने को मिल रहा है। रीजनल स्केल एस्टिमेट यूरोप के लिए, यूएस ईस्ट, ये ठीक है, बैरियर ब्रीचेस, ये इनके लिए इतना इतना देखने को मिल रहा है नॉर्मली। ठीक है। अब ये क्या है ना, ये डेटा जो है वो इतना मतलब इस तरीके के डेटा को एग्जाम में नॉर्मली नहीं पूछा जाता कि सर इतना इरोजन यहाँ, इतना इरोजन यहाँ देखने को मिल रहा है। बट एक आपको, अगर आप ज्योग्राफी का जब मैप बनाएंगे तो आप एक जो कोस्टल इरोजन है, उस कोस्टल इरोजन के लिए रीजनल एक मैप जरूर बना लीजिए कि हाँ इस रीजन में कोस्टल इरोजन ज्यादा देखने को मिल रहा है, और उसके रीजन जो है पर्टिकुलरली अगर ज्यादा, कुछ ज्यादा है तो वो क्या हो सकते हैं, नेचुरल रीजन हो सकते हैं, ह्यूमन इंड्यूस्ड हो सकते हैं। ठीक है। इस आर्टिकल में वो चीज अगर कवर्ड नहीं है तो आप अलग से उसको थोड़ा बना सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी अनकन्वेंशनल चीज है जिसपे क्वेश्चन आया नहीं है कोस्टल इरोजन पे। और कोस्टल इरोजन डे बाय डे क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो ये आप एक मैप जरूर बना लीजिएगा कि कौन से रीजन में ज्यादा कोस्टल इरोजन देखने को मिल रहा है, और उसका उसका वो किसको एट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है। भाई ये कोस्टल नेचुरल प्रोसेस से हो रहा है या ह्यूमन इंड्यूस का ज्यादा वहां इम्पैक्ट हो रहा है, इस वजह से वहां ज्यादा देखने को मिल रहा है, यहाँ कम देखने को मिल रहा है। ठीक है। इंडिया में भी कौन से रीजन में ज्यादा देखने को मिल रहा है और उसका रीजन क्या है। ठीक है कि भाई ये जो करीब करीब 1/3 कोस्ट लाइन बता रहा है, आप अगर नॉर्मली, जैसे इसमें इस आर्टिकल में है कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नहीं है, उसको आप अलग से कवर कर सकते हैं कि देख लीजिए सर कि इंडिया की कोस्ट लाइन्स ये हैं, उन कोस्ट लाइन में अगर आपको देखो कि वेस्टर्न साइड में ज्यादा मिल रहा है या ईस्टर्न साइड में ज्यादा मिल रहा है। ठीक है। और अगर ईस्टर्न में ज्यादा मिल रहा है तो उसका रीजन क्या है, वेस्टर्न में ज्यादा मिल रहा है इसका रीजन क्या है। जैसे आप साइक्लोनिक भी देखते हैं तो साइक्लोन्स भी आप देखेंगे कि ईस्टर्न पार्ट जो है वो ज्यादा साइक्लोन प्रोन है। ठीक है। बट वेस्टर्न साइड में भी अभी रिसेंट कुछ टाइम से साइक्लोन्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और ईस्टर्न साइड क्यों ज्यादा प्रोन है साइक्लोन में, ये भी आपको पता होना चाहिए। वेस्टर्न साइड क्यों ज्यादा प्रोन, जो रिलेटिवली लेस प्रोन है, वो आपको पता होना चाहिए। और हिस्टोरिकली भी काफी कम साइक्लोन आपको इधर अरेबिक सी में देखने को मिलते हैं। आपको बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में ज्यादा साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये थोड़ी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। ठीक है। एक चीज का आप ध्यान रखिएगा सर प्रीलिम्स में खास तौर पे। ठीक है। करंट अफेयर्स की एक लिमिटेड इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा डीपली करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस नहीं होती है। ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट करंट अफेयर्स को आप स्टैटिक पार्ट से ऊपर मत रखिएगा। ये गलती करने पर प्रॉब्लम्स आती है कि हाँ बहुत अच्छा पर कर रहे हैं फिर भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि करंट अफेयर्स को बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस दे दी। ऐसा नहीं है सर। करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस 20-30% है, 70% आपके स्टैटिक पार्ट का इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो स्टैटिक में कंसेप्चुअल चीजें गलत होने की पॉसिबिलिटी कम होती है, रादर की करंट अफेयर्स में आपको शायद नहीं पता वो चीज कहाँ से उन्होंने पूछ ली है, उस वो क्वेश्चन गलत हो जाए। बात समझ रहे हैं मेरी? हम कोशिश करते हैं इन मैगजीन्स में या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू उन चीजों को एक्सट्रैक्ट करने की जो इंपॉर्टेंट है और पूछी जा सकती है। ठीक है। स्टिल स्टैटिक पार्ट में के साथ कोई आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको स्टैटिक को पहले प्रायोरिटी देनी है। जैसे अभी और कॉन्सेप्ट्स को, वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं
कि भाई अगर साइक्लोन हम पढ़ रहे हैं, हाँ आप उसको रिलेट करो कि हाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, किस तरह की चीजें वो पूछ सकता है, किस तरह के फिनोमिना में वो इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो बेस पे ज्यादा काम करना है, स्टैटिक पे ज्यादा काम करना है, स्टैटिक को बहुत स्ट्रांग रखना है, ठीक है। उसमें आपकी बिल्कुल स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए, वल्नरेबिलिटी नहीं दिखनी चाहिए स्टैटिक पार्ट पे, ठीक है सर। हम्म तो आप इस पे कोस्टल पे थोड़ा सा देख सकते हैं कि इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट के कंपैरिजन में कहाँ ज्यादा इरोजन देखने को मिल रहा है और इरोजन के रीजंस क्या है, ठीक है। चलिए, और ये इरोजन के रीजंस हमने बता दी, और वर्ल्ड लेवल पे भी थोड़ा सा इरोजन को देख लीजिएगा। जैसे ये यूएस ईस्ट कोस्ट बैरियर बीचेस को 86% वो बता रहा है कि उस रीजन में 86% जो उसका जो है टोटल एरिया, जो टोटल उसका लेंथ है, उसमें से 86% में क्या देखने को मिल रहा है, इरोजन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देखिएगा कि कहाँ पे इरोजन ज्यादा देखने को मिल रहा है, और एट्रीब्यूट किसको किया जा रहा है सर, ह्यूमन इंड्यूस्ड है या फिर कोस्टल है। ओके, so corrosion, abrasion, hydraulic action and attrition. These are the four main processes responsible for the coastal erosion. तो जियोमॉर्फिक में देखते हैं उसमें भी चार प्रोसेसेस होती है, ठीक है। वैसे ही आपको यहाँ पर भी चार प्रोसेसेस मिलेगी। ये स्टैटिक का पार्ट है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली इनको देख लीजिएगा। लैंड फॉर्म्स क्या फॉर्म होते हैं, कोस्टल इरोजन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ रेंज ऑफ प्लेटफॉर्म विच लार्जली डिपेंड ऑन द मटेरियल दैट फॉर्म्स द क्लिफ। वो डिपेंड करता है कि लैंड फॉर्म्स मतलब कुछ नया बनेगा डेफिनेटली, तो वो नया इसके मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कैसा बनेगा सर, ठीक। ये वाला जो मटेरियल है मोस्टली इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा नया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ज्यादा अगर मटेरियल रेसिस्टेंट है, मतलब ज्यादा वो वाटर को रेसिस्ट कर सकता है, जैसे सच एज चॉक लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ क्लासिक कोस्टल लैंडफॉर्म सच एज आर्चेस, केव्स, स्टेक्स, स्टम्प्स। ये आपने आपको एक पिक्चर इसके लिए देखना पड़ेगा, ठीक है। आप क्योंकि ये हाँ क्या बोलते हैं, पिक्चर में आपको दिखा दूं क्या इसका एक, ठीक है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये एक्चुअली इरोजनल फीचर्स हैं। जब आपका यहाँ पे इरोजन होता है ना, तो वहाँ पे जो हेडलैंड होता है यहाँ का, वहाँ पे आपको नॉर्मली देखने को मिलते हैं, ठीक है। और क्रैक्स एक तरीके से होते हैं। अब इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ज्योग्राफी इसमें एडेड है, तो मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूं तो शायद आपको समझ में आ जाए। वेट ना, एक पिक्चर में आपको शो कर देता हूँ, उस पिक्चर के थ्रू पता चल जाएगा कि क्या ये एग्जैक्टली है, क्योंकि पिक्चर इसमें डाला हुआ नहीं है। हम्म, अगर वहां पे मटेरियल आपको रेसिस्टेंट मिलता है, ये हाँ इसमें पता चल जाएगा। दिखा है सर, पिक्चर आपको शो हो रही है ना। तो वहां अगर मटेरियल रेसिस्टेंट इनफ है, तो वहां पे आपको इस तरीके का लैंड फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, आपको क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं, आपको बीच में केव्स देखने को मिल सकती है। एक ये हेडलैंड दिख रहा है ऐसे, ठीक है, ये हेडलैंड है आपका। बट हेडलैंड में क्योंकि मटेरियल रेसिस्टेंट है, उसकी डेंसिटी अलग अलग है, तो यहाँ पे रेसिस्ट कर रहा है, तो इधर से उसको क्या हुआ, पेनिट्रेट करके यहाँ उन्होंने एक केव ब्रेक बना लिया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके के फॉर्मेशन आपको देखने को मिलते हैं, डिपेंड करता है। तो ये लैंड फॉर्म्स क्या होंगे वो डिपेंड करता है किस पे, वो डिपेंड करता है उस मटेरियल की रसिस्टिविटी पे, कि वो किस तरीके से वाटर को रसिस्ट कर पा रहा है, और उसका कितना क्या है, एंड्योरेंस लिमिट है सर, ठीक है। हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल का कॉम्बिनेशन होता है, तो बेस और हेडलैंड्स देखने को मिलेंगे। बेस देखने को मिलेंगे सर, बेस में क्या है, थोड़ा सा
नीचे की तरफ जो है फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप ना एक पिक्चर के थ्रू चेक कीजिएगा। ठीक है, कोस्टल इरोजन पे क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है अभी तक, और अभी रिसेंट टाइम में इस पे बात हो रही है और सीधा क्लाइमेट चेंज से भी जुड़ा हुआ है। तो आप इसको थोड़ा सा, इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन है वो हम कवर कर रहे हैं। उसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि जो अभी हमारा रिवीजन का लिए एक मॉड्यूल हम कोशिश करें तैयार करने की, जिसमें कुछ इसमें चीजें नहीं आई हैं उनको हम उसमें कवर करेंगे प्रीलिम्स के लिए। तो उसमें इस आर्टिकल को डाल देंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये लैंडफॉर्म्स हो सकते हैं, ये उसका रीजन हो सकता है। रीजनल टाइप जो डिफरेंसेस हैं रीजन वाइज वो देखिएगा। इंडिया का ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में कहाँ इरोजन ज्यादा हो रहा है और किसको आप एट्रीब्यूट कर रहे हो, ह्यूमन इंड्यूस या नेचुरल, दोनों कॉजेज आपके पास होने चाहिए स्टैटिक पार्ट में। ओके, कॉजेज क्या हो सकते हैं कोस्टल इरोजन के? सी लेवल राइज इज वन ऑफ द वेरी बेसिक कॉज, ये तो पता है सर। सी लेवल राइज कर रहा है तो उसका डेफिनेटली डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? कोस्टल पे, कोस्टल एरिया पे पड़ेगा। स्टॉर्म सर्जेस, स्टॉर्म सर्ज क्या होते हैं सर? आपने देखा होगा कि जो टाइफून्स होते हैं, हरिकेन्स, टाइफून हरिकेन्स या साइक्लोन एक ही है, ठीक है, नाम अलग अलग है। तो आप देखोगे कि अल्टीमेटली जब आपको सी रीजन में, जो सी रीजन होता है, ठीक है, ओशंस में जब आपको करीब करीब अच्छा खासा 25-30 डिग्री टेम्परेचर मिलता है, ये ओशन सरफेस है सर। ये क्या है? ओशन सरफेस है। ओशन सरफेस पे जब आपको 25-30 डिग्री, आपने बिल्कुल बेसिक्स में पढ़ा होगा सर ये, ओशन सरफेस में अगर 25 से 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आपको मिलता है, ठीक है, ओशंस में 25 से 30 डिग्री अगर टेम्परेचर आपको मिला, अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, उसके बाद यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। और अगर ओशन वाटर पे लो प्रेशर क्रिएट होता है तो वो बेस्ट साइक्लोनिक कंडीशन होती है। क्या होती है? बेस्ट साइक्लोनिक कंडीशन, क्योंकि वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा और उसके जस्ट अबाउ हेड जो होगा एक सर्टेन डिस्टेंस पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और यहाँ पे क्या बनेगा? एक साइकिल बनेगा। उस साइकिल पे ही क्या बनेगी? और अगर विंड्स काम होगी, ये मैं जो कंडीशंस आपको बता रहा हूँ, ये सारी कंडीशन किसकी है सर? साइक्लोन की कंडीशन है। और साइक्लोन का ही डिफरेंट नेम क्या होता है? हरिकेन, टाइफून्स, अलग अलग रीजन में। ठीक है, तो मैं साइक्लोन की बात कर रहा हूँ। अगर साइक्लोन की प्राइमरी कंडीशन क्या है सर? लो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए, और लो प्रेशर क्रिएट करने के लिए आपको अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए। अगर टेम्परेचर हाई रहेगा किसी एक पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पे, तो ज्यादा हाई टेम्परेचर रहने से यहाँ जो पार्टिकल्स रहेंगे एयर के, वो क्या हो जाते हैं? स्प्रेड हो जाएंगे। स्प्रेड हो जाएंगे तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या रहेगी? रिलेटिवली लो प्रेशर क्रिएट होगा, और लो प्रेशर क्रिएट होने पे आप देखोगे कि अल्टीमेटली मूवमेंट आपको इस तरफ देखने को मिलेगा, इस तरफ देखने को मिलेगा, और एक क्या, एक वर्ल्ड बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, ये ज्योग्राफी का बेसिक टॉपिक है। ठीक है, मैं ज्यादा डील नहीं करूंगा इससे, बट आप समझ पा रहे होंगे। तो लो प्रेशर क्रिएट होता है तो जो स्टॉर्म क्रिएट होता है, जैसे मान लो एक कोस्टल, एक आगे ओशन के बीच में कहीं स्टॉर्म क्रिएट हो, वो स्टॉर्म जो है उसका डायरेक्शन विंड के हिसाब से इस तरफ आ रहा है। जैसे ये इंडिया है सर, ये क्या है? ये आपको इंडिया दिख रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि इस तरफ कहीं बे ऑफ बंगाल में एक जगह क्या है? लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। वो लो प्रेशर क्रिएट होने के बाद अगर ये अल्टीमेटली इसका डायरेक्शन किधर आ रहा है? इधर की तरफ आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ठीक है, ऐसे मूवमेंट करता है, एक्चुअली वो ऐसे मूवमेंट करता है, मैंने थोड़ा गड़बड़ बना दिया। तो वो जो स्टॉर्म है वो इस तरफ मूवमेंट कर रहा है, और मूवमेंट इस तरफ क्यों करता है? वो विंड की डायरेक्शन के बेस पे मूवमेंट करता है। इधर की तरफ जब वो मूव कर रहा है, मूव करते करते अल्टीमेटली जब वो इस तरफ कोस्टल रीजन में आके अल्टीमेटली लैंड करता है, वो लैंड जब करता है तो अच्छा खासा क्या होता है वहां पे? फोर्स, फोर्स होता है सर। और वहां पे उसको क्या होता है? फोर्स रिलीज होता है। उस फोर्स रिलीज होने से जो वो कोस्टल एरिया है वो भी क्या होता है अल्टीमेटली? भाई इतने फोर्स से आके वो स्टॉर्म उससे टकराएगा, तो वहां पे क्या आपको देखने को मिलेगा? कोस्टल इरोजन देखने को मिलेगा ना सर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को सर? थोड़ा ज्योग्राफी आज उसमें घुसा हुआ है। यस सर। हम्म। तो स्टॉर्म सर्ज भी एक क्या है? वन ऑफ द रीजन है सर, कि आपको कोस्टल रीजन में इरोजन देखने को मिलेगा। वेव एक्शन, वेव के एक्शन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, वेव का एक्शन कैसा है भाई? वेव की स्ट्रेंथ कैसी है? विंड स्पीड कितनी है? विंड स्पीड अच्छी खासी होगी, ठीक है, तो उसका भी फर्क पड़ेगा। वाटर की डेप्थ का भी फर्क पड़ेगा सर। ठीक है, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है। लॉन्ग शोर करंट्स क्या होते हैं सर? जो क्या बोलते हैं, शोर लाइन के पैरेलल जो करंट्स चलते हैं, ये सारी बिल्कुल बेसिक्स वाली चीजें आ गई है, बिल्कुल फिजिकल ज्योग्राफी की। ठीक है, तो वो भी क्या करेंगे? इम्पैक्ट करेंगे। अब इसमें क्या डीप डाइव अभी करेंगे तो ये एक ही आर्टिकल पूरा टाइम ले लेगा हमारा,
थोड़ा सा इसका आप स्टैटिक पार्ट में इसको कवर कीजिएगा, और आई होप कि इससे रिलेटेड आर्टिकल ज्योग्राफी में होगा और सर उसको कवर करेंगे, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डैम कंस्ट्रक्शन, सैंड माइनिंग, ये तो है ही है सर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, क्योंकि आप सैंड माइनिंग करते रहोगे तो उसका एक एडवर्स इम्पैक्ट कोस्टल लाइन पे पड़ेगा, डैम कंस्ट्रक्शन का भी पड़ेगा, ये जो प्रेशर डिफरेंस आप क्रिएट कर देते हो, ग्रेडियंट्स क्रिएट कर देते हो, दीज आर ऑल रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोस्टल इरोजन। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द रीजन। मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है इसका, द कोस्टल इरोजन मिटिगेशन मेजर्स। बीच नरिशमेंट, नरिशमेंट की तरफ आपको ध्यान ध्यान देना है कि सर वहां जो ऑलरेडी हमने क्या कर दिया है, वहां से इरोजन अगर हुआ है तो हम कोशिश करें, देखिए इरोजन तो नेचुरल जो वहाँ मटेरियल अवेलेबल था उसका हुआ है, बट हम कोशिश कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर रीजन में अगर वापस जो बेसिक नरिशमेंट की जरूरत है, जो बेसिक उसकी वापस जो उसका प्रीवियस कंपोजिशन था उसको अगर हम रीइंस्टेट करने की कोशिश कर पाए तो दैट कैन मिटिगेट द इम्पैक्ट, वो उसके इम्पैक्ट को मिटिगेट कर सकता है, एलिमिनेट तो नहीं कर पाएगा बिकॉज नेचर के साथ तो हम नहीं कर पाएंगे, बट मिटिगेशन कैन बी पॉसिबल, ठीक है। सी वॉल्स, रिवेटमेंट्स बना सकते हैं, ब्रेक वाटर्स हो गए, ठीक है, ब्रेक वाटर क्या होते हैं, ठीक है, जो ऑफशोर आउटसाइड में हम बिल्ड करते हैं, जो एक क्या करता है, बैरियर की तरह काम करता है, अगर आपको पता होगा। इन सब का अगर आप पिक्चर देख लें, अगर आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो एक बार सिर्फ आप पिक्चर और एप्लीकेशन इसका देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या होता है, ठीक है। वेजिटेबल बफर्स, ठीक है, वेजिटेबल बफर्स आप बना सकते हैं, ठीक है, प्लांटेशन अगर उस तरफ बढ़ाएंगे तो वो कहीं ना कहीं रिटेंशन उसका बढ़ाएगा, और रिटेंशन बढ़ाएगा तो कोस्ट लाइन के इरोजन को कम करेगा, ठीक है। आर्टिफिशियल रीफ्स, रीफ्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरे ये जो नेचुरल रीफ्स है, ठीक है, नेचुरल रीफ्स तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वही है जो आप ऊपर रिटेंशन वाली बात कर रहे हैं, वो रिटेंशन वाली बात यहाँ पे मिलेगी, तो आर्टिफिशियल रीफ्स अगर बनाएंगे तो वो भी रिटेंशन का काम करेगी, और रिटेंशन का काम करवाएगी अगर मटेरियल को, तो वो कहीं ना कहीं इरोजन को कम करेगी, ठीक है सर। गवर्नमेंट इनिशिएटिव बहुत सारे हैं, इंडिया में कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2019 में बना था, ठीक है, उसके पहले भी 16 में भी आई थिंक ये रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। इसमें क्या है, कंजर्व एंड प्रोटेक्ट कोस्टल स्ट्रेचेस एंड मरीन एरियाज टू इंश्योर लिवलीहुड सिक्योरिटी टू फिशर फोक्स एंड अदर लोकल कम्युनिटीज। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन है, जो जितना भी कोस्टल एरिया है वहां पे आसपास बहुत सारी कम्युनिटीज जो है वो वहां पे रिसाइड करती है, उनकी लिवलीहुड के लिए उस पर्टिकुलर रीजन का, उस कोस्टल रीजन का सस्टेनेबली यूज करना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। अदरवाइज सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये ओवरऑल इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा, इकोसिस्टम को तो नुकसान पहुंचाएगा और उसका लार्जर इम्पैक्ट आगे जाके हमको मिलेगा, बट इमीडिएटली जो वहां पे लिवलीहुड है, जो कोस्टल रीजन में रह रहे हैं, उनका लिवलीहुड क्या होगा सर, ग्रेटर इम्पैक्ट होगा। तो इसके लिए हमको क्या है, इंपॉर्टेंट कुछ नॉर्म्स बनाने चाहिए, और बनाए हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है, ताकि आप कंजर्व करो, प्रोटेक्ट करो कोस्टल स्ट्रेचेस को, इस साइड का ध्यान रखना है। नो डेवलपमेंट जोन्स भी बनाए गए हैं सर, ठीक है, नो डेवलपमेंट जोन में किसी तरीके की कोई वेंडिंग एक्टिविटी नहीं होगी, किसी तरीके की कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है, ताकि इंक्रोचमेंट को रोक सके। कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान, ठीक है, इसी से जुड़े हुए हैं ये। और क्या है सर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है डिलिनेटेड द हैजर्ड लाइन, हैजर्ड लाइन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट बनाती है सर, ठीक है। और क्या है, INCOIS, ठीक है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस हैज एस्टिमेटेड कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, ये कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स को आप देख लीजिएगा, कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स इंडियन कोस्ट लाइन के लिए एक है, जिसमें आप बता रहे हो कि कौन सा एरिया ज्यादा वल्नरेबल है, ठीक है, इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि इंडिया के ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड में कौन सा कोस्ट जो है वो ज्यादा वल्नरेबल है। ये क्वेश्चन सीधा स्टेट लाइन में भी आ सकता है कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज मोर वल्नरेबल of the for the coastal erosion as compared to the western, ठीक है, तो ट्रू फॉल्स में इस तरीके का सही स्टेटमेंट है गलत है ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो आप कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। ये INCOIS जो है, ये बॉडी आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर होनी चाहिए, लेट मी चेक। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर ही है ये, ठीक है। INCOIS जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर बॉडी है, कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स को रिलीज करती है। आप ध्यान रखिएगा, कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स कौन रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट नहीं करती, ध्यान रखिएगा। 15th फाइनेंस कमीशन, the recovery and reconstruction window for national disaster response fund for rupees 1000 crore is earmarked for the resettlement of displaced people affected by erosion। तो आप देखोगे कि 1000 करोड़ का कॉपस जो है वो NDRF
के लिए रखा गया है ताकि जो रीसेटलमेंट प्रोसेस है जो कि कोस्टल इरोजन से अफेक्टेड लोग हैं उनके ऊपर एक्सपेंस किया जा सके। ठीक है, और क्या है, एनसीसीआर जो है, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, ये और है सर, वो एक बॉडी और है जिसने ये अल्टीमेटली ये जो अभी अब पढ़ रहे हैं आर्टिकल जिसने ये डेटा दिया है, ये एनसीसीआर, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। मैंडेट क्या है, ऑल मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, रिसर्च मरीन पॉल्यूशन, कोस्टल प्रोसेस हैजार्ड, ये सारा करना है सर, इसका काम ही क्या है, कोस्टल रिसर्च पे है। मिशन क्या है, वही होगा सर, मिशन तो अब सिंपल चीज है, ये सब नहीं डील कर रहे हैं अपन। रिसर्च एरियाज, अर्थ एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट साइंस, पेरेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर है। ठीक है, हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु, नॉट इंपॉर्टेंट। तो एनसीसीआर और आईएनसीओआईएस, ये दोनों ही बॉडीज जो हैं वो किसके अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर काम करती है, और कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स को ये निकालती है। इसको आप चेक करना सर, रिसेंट वाले को, आपको पता चलेगा कि ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट में ज्यादा प्रोन कौन सा है। एट्रीब्यूट भी बताएगा ये कि किसको एट्रीब्यूट कर रहे हैं, नेचुरल कॉज, मैन मेड कॉजेज। ठीक है सर, ये दिस इज योर कोस्टल इरोजन। और ये जो एक्टिविटीज हैं इनको देखिएगा सर, ये एक्चुअली पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है बट इसमें हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाए ज्योग्राफिकल चीजों को, बट ये ज्योग्राफिकल चीजें जितनी हैं उनको आप अलग से डिस्कस जरूर करना अपने खुद के लिए। ठीक है और आई होप कि इसका एक आर्टिकल होगा डेफिनेटली, मैंने चेक नहीं किया है बट ज्योग्राफी वाले सेक्शन में एक आर्टिकल कोस्टल इरोजन पे होगा ही होगा, क्योंकि इस पे बात हो रही है सर। चलिए, व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द कास्ट बेस्ड वायलेंस। कास्ट बेस्ड वायलेंस हमने अभी रिसेंटली इसी मंथ में शायद एनसीआरबी के डेटा पे बात करी थी। एनसीआरबी के डेटा पे हमने बात करी थी और हमने बोला था कि जो एससी और एसटीज पर एट्रोसिटीज हैं वो इंक्रीज हुई है सर। एससी और एसटीज पे एट्रोसिटीज इंक्रीज हुई है। अ यूथ इन आंध्र प्रदेश वाज किडनैप्ड एंड असॉल्टेड ड्रिवन बाय कास्ट बेस्ड वायलेंस। तो किसी आंध्र प्रदेश में एक पर्सन को किडनैप किया गया, असॉल्ट किया गया, और ये जो वायलेंस हुआ ये कास्ट बेस्ड था सी। ठीक है सर, atrocities abound, discrimination and violence against dalits are common with the caste hierarchy। ये caste hierarchy बड़ा problem है सर, हमने बात करी है इस पे। Condemning them to the bottom of the social ladder, ये आपको पता है कि सर पूरा जो आपने सोशल एक जो सोशल जो आपका पिरामिड बना हुआ है, सोशल पिरामिड, उस सोशल पिरामिड में आपने देखा है कि हायरार्की में, कास्ट बेस्ड हायरार्की में सबसे बॉटम पे आपने अनटचेबल्स को या दलित्स को रखा हुआ है। एससी एसटी मोस्टली आपको वहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। बट ये कास्ट बेस्ड हायरार्की पे ये होता है कि ये जो सोशल लेडर के बॉटम पर है इसका इम्पैक्ट उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे भी पड़ता है, और उसका एडवर्स इम्पैक्ट ये है कि वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग नहीं होते। तो सोशल लेडर में बॉटम पर है, इस पे हम बात कर चुके हैं। और क्या है, डिस्पाइट एससी एसटी के प्रोटेक्शन के लिए लॉ बने हुए हैं सर, एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट 1989 बना हुआ है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और विदाउट आपको प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इसमें एफआईआर भी करनी होती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का डेटा दे रहा है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा मध्य प्रदेश राजस्थान टॉप पे थे एससी एसटी एट्रोसिटी में। कल का डेटा एनसीआरबी का 2022 का डेटा बता रहा था सर। ठीक है, shunned by many in society who call them untouchable, Dalits, particularly in villages, are discriminated against, denied access to land, forced to work in the degraded condition like scavenging। आपको पता है कि ये तो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लैंड उनको नहीं मिल पाता है, फोर्स टू वर्क डिग्रेडिंग कंडीशन, बहुत डिग्रेडिंग कंडीशन, बहुत इनह्यूमन कंडीशंस में काम करना पड़ता है, क्योंकि उनको अलाउ नहीं किया जा रहा सर, उनको अलाउ ही नहीं किया जा रहा है। इफ दे आर jumping into some other profession which is historically according to caste system is reserved for the reserve or the for the so called upper caste, और इस बॉटम इस पिरामिड में जो अपर पे हैं उनके लिए अगर रिजर्व करके रखा है, और उसमें अगर जंप करके वो प्रोफेशन या वो वोकेशन करते हैं तो फिर उनको बॉयकॉट किया जाता है, सोशली ऑस्ट्रिसाइज किया जाता है। दीज आर द प्रॉब्लम दे फेस। दैट्स व्हाई द स्कवेंजिंग इज वन ऑफ द थिंग। स्कवेंजिंग क्या होता है, मैनुअल क्लीनिंग जो होती है। ठीक है, मैनुअल क्लीनिंग जो होती है, बड़ी बड़ी जो नाला होता है बड़ा, उसके अंदर उतर के उसकी साफ सफाई करनी पड़ती है, ये स्क्वेंजिंग, मैनुअल स्क्वेंजिंग बैन है इंडिया में। ठीक है, बट स्टिल स्क्वेंजिंग प्रैक्टिस तो होती है। एंड रूटीन अब्यूज्ड, इवन किल्ड समटाइम एट द हैंड ऑफ द पुलिस एट द टाइम पीपल ऑफ अपर कास्ट, ये देखने को इंडिया में मिलता है सर। ठीक है, तो कास्ट बेस्ड वायलेंस है, और रिसेंटली तो बढ़ा है सर, रिसेंटली तो बढ़ा है, विच इज नॉट अ गुड साइन। This entrenched form of social societal segregation often described as hidden apartheid। apartheid क्या होता है सर, अपार्थेड होता है रंग भेद। रंग भेद मतलब
नॉर्मली ये दिस टर्म इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द अफ्रीका, ओके, अफ्रीका एंड अमेरिका ऑल्सो, सेंट्रल अमेरिका में भी देखने को मिलता है अपार्थेड। अपार्थेड का मतलब होता है रंग भेद, मतलब कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो हिडन अपार्थेड ही है सर। अगर आप इसको कंपेयर करोगे कास्ट बेस्ड सिस्टम को, या कास्ट बेस्ड अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है, तो ये काइंड ऑफ कैसा सिस्टम है? ये सिस्टम एक तरीके का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ही है, कि भाई एक जो कास्ट है वो अपने आप को सुपीरियर मान रही है कि वी आर मोर प्योर देन द अदर कास्ट। इट मींस समवेयर दिस इज द रेसिज्म ही है ये तो सर, ठीक है। तो एक हिडन अपार्थेड ही है सर ये एक तरीके का। हैज लेड टू द कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ मेनी विलेजेस अलोंग कास्ट लाइंस, ठीक है। ऐसा भी देखने को मिलता है, गुजरात में कई जगह देखने को मिला है कि कास्ट की बेस पर ही पूरे पूरे गांव को क्या कर रखा है उन्होंने, अलग कर रखा है। गांव को ही अलग कर रखा है कि पूरा पूरा गांव, उसमें जो कास्ट है उनको लोअर कास्ट कंसिडर किया जा रहा है और उनको अलग कर दिया जा रहा है। तो ये भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स। और क्या है सर? हिस्टोरिकल लेगेसी हम लोग जानते हैं कास्ट सिस्टम की, डीपली इनग्रेन्ड इन इंडियन हिस्ट्री। मेंस के लिए है सर, असाइन सोशल रोल बेस्ड ऑन बर्थ, बर्थ के बेस पे देते हैं सर, है ना। अनटचेबिलिटी है, सोशल इनइक्वलिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, ये हमने बात करी थी। एजुकेशन गैप है, एजुकेशन एक्सेस नहीं होता। वोट बैंक पॉलिटिक्स तो हो ही रही है, रिजर्वेशन पॉलिसीज, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उस पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं एक तो ये होता है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होने से जो SC ST या जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको आप रिजर्वेशन देकर उनको पॉलिसी मेकिंग का पार्ट बना रहे हो, उनके रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज कर रहे हो। बट उसी रिप्रेजेंटेशन से या उसी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का एडवर्स इम्पैक्ट ये हो रहा है कि जो अनरिजर्व क्लासेस हैं उनके अंदर एक क्या हो रहा है, हेट्रेड जनरेट हो रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो दोनों देखने को मिलता है। तो अपर क्लास, सो कॉल्ड अपर क्लास, वी वोंट से कि कोई अपर क्लास है या कोई लोअर क्लास है, नहीं है। अपर लोअर क्लास कोई नहीं है, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रखा, ठीक है। बट या हिस्टोरिकली जो दलित रहे हैं, ठीक है, और अभी उनको स्पेशल प्रोविजन मिल रहा है, और जो हिस्टोरिकली अपर क्लास रहे हैं और जो जिनको जो अभी मतलब डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी अभी भी कई सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। तो जो जो लोग इस सो कॉल्ड पैराडाइम, इस पूरे क्या बोलते हैं, पिरामिड में, कास्ट बेस्ड पिरामिड में, जो अभी भी कंसिडर कर रहे हैं कि वी आर अपर क्लास एंड समथिंग लाइक दैट, व्हाट दे नीड टू डू, दे नीड टू एलिमिनेट ऑल द अनटचेबिलिटी काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, दे नीड टू एलिमिनेट दोस थिंग्स, ओके, उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। On the other hand, gradually this reservation policy should also be rationalized. So there should be a delicate balance between both. Okay, तो दोनों ही कम्युनिटीज की तरफ से ये क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। चेंजेस टेकिंग प्लेस, चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, ओके, चेंज हो रहा है बट इट विल टेक टाइम। वोट बैंक पॉलिटिक्स हो चुकी है, ठीक है। पॉलिटिक्स में उसको काफी मतलब जो लोग अपना एक हॉटी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के लिए सब्जेक्टिव रियलाइजेशन करा देते हैं ऑब्जेक्टिव रियलिटी का, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी हो सकती है कि हाँ डिस्क्रिमिनेशन इज टेकिंग प्लेस, बट उसको अपने इमीडिएट बेनिफिट के लिए कोई पॉलिटिकल लीडर आके उसका सब्जेक्टिव रियलाइजेशन इस तरीके से कराता है, अपनी ऑडिटरी इस तरीके से करता है कि वो अपने रोटी सेक रहा है, बट अल्टीमेटली नेशन को उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, इवन नुकसान हो जाता है लोगों को, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, और ये इमेच्योर डेमोक्रेसी में होता है सर। अभी तो लोकसभा इलेक्शन भी चल रहे हैं सर, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है। आई थिंक आज स्टार्ट है 19 अप्रैल है। Yes, sir. सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम्स, इंटरकास्ट मैरिजेस, सोशल स्टिग्मा। कई लोगों ने बोला है कि इंटरकास्ट मैरिजेस जो है वो दिस कैन बी द थिंग, क्योंकि कास्ट को ही आपने वो बना रखा है, कास्ट को आपने बेस बना रखा है ना सर, कि कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। तो कई लोगों ने, ये कई जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बहुत इनग्रेव्ड प्रॉब्लम है ये, एटीट्यूड्स में इनग्रेव्ड है, ट्रांस जनरेशनल ट्रांसमिशन हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, एक सुपीरियरिटी लेकर आप चल रहे हो। तो ये दोनों चीजें लेकर चल रहे हो, तो या तो ये ऑटोमेटिकली टाइम के साथ फ्यूचर में कम होगी, और वो डिपेंड करेगा कि अभी आप प्रोग्रेसिव स्टेप्स लो। अगर आप प्रोग्रेसिव स्टेप्स नहीं लोगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चलता रहेगा। प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, रैशनैलिटी आ रही है, इसके जो ग्राउंड्स हैं उनको चैलेंज किया जा रहा है। दिस इज हैपनिंग ऑल अराउंड। बट द पॉइंट इज, इफ द कास्ट इज द बेस, देन यू कैन नॉट एबॉलिश कास्ट, ठीक है। कास्ट एबॉलिश इसलिए नहीं कर सकते, अगर आप कास्ट को एबॉलिश कर दो, कुछ लोग कहते हैं कास्ट को एबॉलिश कर दो पूरा का पूरा, कास्ट को आप एबॉलिश कर दोगे, बट प्रॉब्लम ये है कि कास्ट को एबॉलिश तब करो जब आपको एक इक्वल इन्वायरमेंट नजर आए। क्योंकि अगर आप कास्ट को एबॉलिश कर दोगे तो फिर जो कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी हुई है प्रीवियसली,
उनको आप वापस रिवर्ट कैसे करेंगे सर? जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है जिसके लिए आपने पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दिया है, आप उसको वापस वो नहीं कर पाएंगे, अंडू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता चल रहा है अभी तो कि हाँ दीज आर सब्जुगेटेड क्लासेस। तो आप उनको क्या कर पा रहे हो? हेल्प कर पा रहे हो, गवर्नमेंट उनके लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर पा रही है, अफर्मेटिव एक्शन ले पा रही है। और अगर आप उस वाले में आ जाओगे तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब डिफिकल्ट मतलब वो होना चाहिए, बट दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, के अभी वो करेक्ट टाइम नहीं आया है कि आप उसका एबोलिश करो। और क्योंकि ये कल्चरल एस्पेक्ट है तो इसके साथ और कल्चर लोगों की, भाई उनका हिस्सा है, उनका वो जिंदगी उस तरीके से जी रहे हैं, कल्चर को आप अगर उनसे छीनोगे तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि हाँ कैसे आप इसको आगे चला पाओगे, कैसे आप सर्वाइव करोगे। एक सोसाइटल सिस्टम को पूरा चेंज करना इज नॉट अ ओवरनाइट जर्नी, एक दिन में नहीं हो जाएगा वो, इट टेक्स टाइम। तो rather than delving into just abolishing the caste system itself, कास्ट सिस्टम मतलब जातियों को ही खत्म कर देना, ये बहुत आसान नहीं काम है क्योंकि पूरे कल्चर का हिस्सा है। बट हाँ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसमें आप कोशिश करो कि आप वापस एक इक्विटेबल सोसाइटी बनाने की कोशिश करो। ठीक है, ये जो फीलिंग है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की या फिर जो अपार्थाइड की, हिडन अपार्थाइड जिसको बोल रहे हैं, इसको आप क्या करो, ग्रेजुअली रैशनैलिटी के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू धीरे धीरे इसको आप सोसाइटी से बाहर निकालो। अदरवाइज ये सोसाइटी को फ्रेगमेंट कर रहा है। ठीक है, गांधी जी ने भी एक बात कही थी। ठीक है, गांधी जी ने क्या कहा था? इफ हिंदुइज्म नीड टू सर्वाइव देन कास्ट सिस्टम मस्ट बी, सॉरी एक मिनट, नॉट गांधी जी ने नहीं कहा था, शायद थिंक ये उन्होंने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने, कंफ्यूज हो गया मैं। गांधी जी ने कहा था न, हाँ सॉरी सर, गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने कहा था कि इफ हिंदुइज्म नीड टू सर्वाइव अनटचेबिलिटी नीड्स टू गो, ना कास्ट सिस्टम नहीं, अनटचेबिलिटी नीड्स टू गो। ठीक है, इफ अनटचेबिलिटी विल सर्वाइव देन हिंदुइज्म विल नॉट। तो अनटचेबिलिटी को हटाना पड़ेगा तब वो हिंदुइज्म सर्वाइव करेगा। ठीक है, गांधी जी ने कहा था, कास्ट सिस्टम के लिए नहीं कहा था, अनटचेबिलिटी के लिए कहा था। कास्ट सिस्टम को लेके गांधी जी की ओपिनियन थोड़ी अलग थी, उनको कास्ट सिस्टम से पर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने कहा था कि ये एक वोकेशनल ड्रिवन सिस्टम है, दैट्स ओके, बट अपने को ये जो अनटचेबिलिटी है जो कि मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से हो रही है या फिर लोग इसको नहीं समझ पा रहे इस वजह से हो रही है, उसको हटना चाहिए। क्योंकि अनटचेबिलिटी नहीं हटेगी तो दैट वुड अल्टीमेटली पेव द वे फॉर द, जो अभी आपका जो हिंदुइज्म है वो फ्यूचर में दिक्कत कर सकता है, या अब उसको खतरा हो सकता है, उसके एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है सर, और इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए बोला गया कि अगर कास्ट बेस्ड है तो इंटरकास्ट मैरिजेस को आप प्रमोट करो, इंटरकास्ट मैरिजेस होगी तो ऑटोमेटिकली कास्ट बैरियर्स क्या होंगे, खत्म होंगे। क्योंकि आप वही कल हम बात कर रहे थे इसी की शायद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, बहुत कम हो जाता है कि आप कंटिन्यूसली एक ही कास्ट में अगर ढूंढ रहे हो। कुछ लोग इसका साइंटिफिक भी कुछ रेशनल्स इसके आते हैं कि साइंटिफिकली कास्ट जो है उसमें ये होना चाहिए कि आप एक ही कास्ट में मैरिज करो। ठीक, कुछ जेनेटिक कुछ रीजंस बताए गए हैं। ठीक है, बट उनका कोई अभी तक कॉन्क्रीट सामने नहीं आया है पूरा का पूरा कि हाँ बिल्कुल ये सटीक रिसर्च है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो कुछ केसेस में आपको देखने को मिलता है कि एडवर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं, पर मोस्ट ऑफ टाइम पे नहीं देखने को मिला है ऐसा कुछ। तो अभी कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस इसका नहीं है, तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव मामला है, पर जितना हमको पता है उस पर बात कर सकते हैं। इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स भी चला रखी है, कई स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम भी है जिसमें आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, डॉक्टर अंबेडकर स्कीम ऑफ सोशल इंटीग्रेशन थ्रू द इंटरकास्ट मैरिजेस। उसमें अगर कोई एक स्पाउस जो होता है वो दलित होता है तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। तो ये एक इंसेंटिव देकर कहीं ना कहीं एक इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करने के लिए क्या है, एक मुहिम है सर। स्टेट गवर्नमेंट्स की भी इस तरीके की स्कीम है, राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है सर, उसमें 10 लाख रुपीज मिलते हैं कपल को। ठीक है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में आई थिंक 2.5 लाख रुपीज मिलते हैं। कुछ और स्टेट्स की स्कीम भी है जहाँ पे इस तरीके के बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो वो ये क्यों दिए जा रहे हैं, ताकि आप क्या करो, वो कास्ट बैरियर टूटेगा, क्योंकि दो फैमिलीज अगर डिफरेंट कास्ट वाली जो है एक दूसरे से जुड़ेगी तो ये जो धीरे धीरे जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे खत्म होगा। ठीक है, सोशल स्टिग्मा तो देखने को मिलता ही है, कुछ कास्ट के साथ एडेड है, ये तो सोशल नॉर्म्स हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस, इग्नोरेंस इन इंस्टीट्यूट लाइफ, अवेयरनेस की भी तो कमी है सर। ठीक है, कास्ट बेस्ड प्रेजुडिस डिस्क्रिमिनेशन को कई लोग डिनाई ही करते हैं कि हो नहीं रहा है। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क लीगल फ्रेमवर्क है इंडिया में सर, पर लीगल फ्रेमवर्क में डेटरेंस तब आता है जब उसका कन्विक्शन रेट ज्यादा रहता है। देखिए लॉ कभी भी डेटरेंस की तरह काम नहीं करता, लॉ करता है डेटरेंस की तरह काम तब जब कन्विक्शन रेट अच्छा होता है। कन्विक्शन रेट क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर चोरी पे 10 साल की सजा दे रखी है, चोरी पे 10 साल की सजा है तो ये किसी भी चोर को तब डराएगा जब वो ये देखेगा कि जो लोग पर्सन भी चोरी कर रहा है
मेजोरिटी ऑफ उनको विद इन 2 महीने में सजा मिल रही है या 3 महीने में सजा मिल रही है, ठीक है। तो जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड जो होता है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि भाई जस्टिस डिले हो गया, अब आपका फैसला आते आते इंडिया में अभी प्रॉब्लम है, जस्टिस डिले बहुत होता है कि फैसला आते आते आपको 5 साल 10 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो इतना लंबा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो अगर इतना लंबा टाइम लगेगा तो वो लॉ भले ही फांसी की सजा दे रहा हो ना चोरी पे, कोई उस पे कोई डेटरेंस डर की तरह काम नहीं करेगा। चोर तो ज्यादा चोरी करेंगे, उनको पता है कि कन्विक्शन रेट ही नहीं है, 10 साल तक तो फैसला ही नहीं आने वाला है। तो लॉ डायरेक्टली डेटरेंस की तरह काम नहीं करता, कन्विक्शन रेट डेटरेंस की तरह काम करता है। तो कन्विक्शन रेट बहुत क्या होती है, सही होनी चाहिए। अब SC ST एट्रोसिटी एक्ट में है कि भैया FIR डायरेक्टली होनी चाहिए, बट स्टिल कई जगह देखने को मिलता है कि डायरेक्टली FIR नहीं होती कहीं पे, ठीक है। कहीं पे बहुत ज्यादा उनका जो नेक्सस रहता है तो वहां पे नहीं देखने को मिलता है। तो ये प्रॉब्लम भी होती है सर, ठीक है। तो डेटरेंस किससे आएगा, कन्विक्शन रेट से आएगा। लीगल फ्रेमवर्क जो है पूरा, कास्ट बेस्ड क्राइम्स, ठीक है। जस्टिस डिले एंड डिनाइड वही है, जो जस्टिस जितना डिले होगा उतना डिनाइड है। और उसमें वो भी है, जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरीड। हरिड भी नहीं करना है कि अरे बिल्कुल 2 दिन में सजा दे दी, हाँ फांसी की सजा दे दो भैया, नहीं। हरिड हो जाएगा तो भी बरिड हो जाएगा, मतलब हरी जल्दी जल्दी में फैसला लोगे तो सारे पॉइंट्स आप कंसिडर नहीं कर पाओगे, सारे पॉइंट ऑफ व्यू ले नहीं पाओगे, ठीक है। तो सामने वाले को भी अपने डिफेंस का पूरा मौका मिलना चाहिए, और सारे सबूतों और गवाहों के बिना पे ही फैसला होना चाहिए, जैसा सुनते हैं हम फिल्मों में, ठीक है सर। चलिए, ये मेंस के लिए आर्टिकल है। SC ST एट्रोसिटी एक्ट जो है 1989 का, उसको आप पढ़ लीजिएगा सर, ठीक है। SC ST एट्रोसिटी एक्ट, देखिए 10-12 ऐसे सेक्शंस हैं जिनके ऊपर आपके पास सिंगल पेज नोट्स होना चाहिए। SCs पे, STs पे, OBCs के लिए, ठीक है, ट्रांसजेंडर्स के लिए, ओल्ड एज के लिए, चिल्ड्रन के लिए, विमेन के लिए, ठीक है। ये तो बेसिक दिख रहे हैं सर। इन सब का एक सिंगल पेज नोट होना चाहिए, क्या होते हैं, गवर्नमेंट के क्या प्रोविजन है, कौन सी स्कीम चल रही है इनके लिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे चिल्ड्रन पे आप एक सिंगल पेज नोट्स बनाओ, उसमें बताओ कि चिल्ड्रन की डेफिनेशन क्या दे रखी है सर, चिल्ड्रन के लिए कौन से एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या है सर, और पॉक्सो एक्ट क्या है, ठीक है। इन सब का माइनर माइनर सा डिटेल होना चाहिए, गवर्नमेंट ने क्या स्कीम चला रखी है, चिल्ड्रंस को एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या क्या है सर, चिल्ड्रन क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मल नरिशमेंट फेस कर रहे हैं, सिक्योरिटी वाला फेस कर रहे हैं, एजुकेशन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। इन सबको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम चला रखी है, एजुकेशन वाले में गवर्नमेंट ने क्या चला रखी है, मल नरिशमेंट के लिए क्या चला रखा है, ये सारा आपके पास ना सिंगल पेज नोट होना चाहिए, सिंगल पेज 2 पेज, मैक्सिमम एक A4 साइज को आगे पीछे भर दो बस। शॉर्ट नोट बनाना है, पूरा का पूरा नहीं, कि पूरा पूरा पॉक्सो एक्ट को डिफाइन करने नहीं लगना है। हाँ, पर आपके पास एक सिंगल पेज होना चाहिए, ठीक है। मेंस में काम आएगा, प्री में भी काम आएगा। कम से कम 7-8-9 तो ऐसे पॉइंट्स, मतलब जो टॉपिक्स हैं जिसपे आप कर सकते हो। SC ST, OBC, विमेन, चिल्ड्रन, ट्रांसजेंडर, ओल्ड एज, ओके, ये कुछ बेसिक्स है। चले सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं सभी लोग? यस सर। ओके। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2023, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, मलेरिया के बारे में हम जानते हैं, मलेरिया क्या होता है सर, वेक्टर बोर्न डिजीज है। 2003 वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट WHO ने रिलीज करी है, ठीक है। अलार्मिंग मलेरिया सिचुएशन इन इंडिया एंड ग्लोबली, मतलब मलेरिया सिचुएशन जो है वो अलार्मिंग है इंडिया में भी और ग्लोबली भी। अब आप ये ध्यान रखेंगे कि इंडिया में तो रिसेंटली मलेरिया के केसेस कम हुए हैं, बट स्टिल अलार्मिंग है क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर काफी ज्यादा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, नंबर ऑफ केसेस एंड डेथ्स ड्यू टू मॉस्किटो बोर्न इन्फेक्शन इंडिया हैव कंटिन्यू टू डिक्लाइन, डिक्लाइन तो हुए मतलब कंटिन्यूसली कम तो हो रहे हैं, मतलब काम काज इस पे चल रहा है, ठीक है। बट फिर भी दिक्कत तो है, अलार्मिंग सिचुएशन तो है, और स्पेशली कोविड के बाद, कोविड के बाद आपको पता है कि कोरोना आने से क्या हुआ ना, कि आपका जो अदर जिन कन्वेंशनल डिजीजेस पे आप काम कर रहे थे, आपका सारा फोकस उन डिजीजेस से हटके, आपकी सारी फंडिंग उन डिजीजेस से हटके किस पे चली गई, कोविड पे चली गई। कहीं ना सर, कोविड के टाइम पे काफी खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना पड़ा। तो अदर के जो आपने एफर्ट्स पहले लगाए थे, इसमें हमने पहले बात करी है कि आपने जितने एफर्ट्स पिछले सालों में लगा रखे थे वो कहीं ना कहीं थोड़े रिवर्स हो गए, क्योंकि आपका ध्यान कुछ समय तक उन डिजीजेस पे रहा नहीं। तो कोविड के बाद आपको दिक्कत ज्यादा हुई कि अदर डिजीजेस जो है वो वापस से बढ़ना स्टार्ट कर दी। ग्लोबल मलेरिया ओवरव्यू क्या है सर? 2023 malaria report reveals global surge with an estimated 249 million cases in 2022, surpassing pre-pandemic level। और यहाँ क्या समझने वाली बात है, surpassing pre-pandemic level मतलब पेंडेमिक से पहले जितने केसेस थे, मान लो पेंडेमिक से पहले जो थे 300 मिलियन केसेस थे फॉर एग्जांपल, ठीक है।
तो या 200 मिलियंस थे प्री पैंडेमिक, पैंडेमिक से पहले, कोविड से पहले। अब इस बार उससे ज्यादा हो गए, मतलब प्री पैंडेमिक लेवल से भी ज्यादा हो गए केसेस सर। ठीक है, इट इज अगेन वरीसम। थोड़ा आप तो एट्रीब्यूट पैंडेमिक को कर सकते थे कि भैया पैंडेमिक की वजह से वापस बीच में रिसेंटली इंक्रीज हुआ, बट अब प्री पैंडेमिक से वापस आप कहाँ चले गए हो सर? ऊपर चले गए, मतलब पहले जितने थे। क्या है सर? और 29 कंट्रीज अकाउंटिंग फॉर 95 मलेरिया केसेस। 29 कंट्रीज हैं जिनके अंदर 95% मलेरिया केसेस हैं। अब मलेरिया केसेस इन 29 कंट्रीज में ही क्यों हो रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है ये मलेरिया जो है, ये जो मलेरिया जो आप देखते हो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, ये जो मॉस्किटो है, ये सर ट्रॉपिकल डिजीज है। ट्रॉपिकल डिजीज है मतलब ये जो ट्रॉपिक वाला रीजन है, ठीक है, 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ तक का जो रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, इस रीजन में ही मोस्टली आपको ये मलेरिया जो है दिखेगा। ये वेक्टर बॉर्न डिजीज आपको यही देखने को मिलेगी। अदर रीजन्स में आपको ये वाला डिजीज देखने को नहीं मिलेगा। यूरोपियन कंट्रीज में मलेरिया होता ही नहीं है सर, क्योंकि वहां पे ये सर्वाइव ही नहीं कर सकता मॉस्किटो। ठीक है, वहां मॉस्किटो का पॉपुलेशन ही नहीं है उतना। पर इधर वाला जो रीजन है, ये 0 डिग्री से 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री हाफ, ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, इस ट्रॉपिकल रीजन में यहाँ पे मलेरिया का जो मॉस्किटो है वो काफी अच्छे से थ्राइव करता है, और इसीलिए इधर मलेरिया ज्यादा है सर। ठीक है, क्योंकि इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन कंड्यूसिव है इसके सर्वाइवल के लिए, तो इसलिए वो 29 कंट्रीज में ज्यादा देखने को मिलता है। आपको देखोगे 4 कंट्रीज, मतलब नाइजीरिया, कॉन्गो, युगांडा, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ मलेरिया केसेस ग्लोबली सर। करीब करीब 50% केसेस जो हैं, वर्ल्ड के हाईएस्ट केसेस कहाँ देखने को मिल रहे हैं? 27% नाइजीरिया में देखने को मिल रहे हैं। ये 27, 12, 39, 5 हो जाए 44 और 4 48%, नियरली 50% केसेस तो इन 4 कंट्रीज में मिल रहे हैं, और चारों कहाँ है सर? चारों अफ्रीका में है सर। तो आप कह सकते हो कि मलेरिया का ऑलमोस्ट 50% जो केसेस है, नियरली 50% से ज्यादा है सर। ये तो ज्यादा ज्यादा वाले हैं, इसके अलावा छोटे छोटे और भी हैं। तो मोर देन 50% केसेस आपको कहाँ मिल रहे हैं? अफ्रीका में मिल रहे हैं। इंडिया का मलेरिया सिनेरियो क्या है सर? इंडिया 2022 में इंडिया अकाउंटेड फॉर स्टैगरिंग 66% ऑफ मलेरिया केसेस इन डब्ल्यूएचओ साउथ ईस्ट एशियन रीजन। तो साउथ ईस्ट एशियन रीजन की बात कर रहा है, उसका 66%। ये ग्लोबल है सर, ये जो 50% अफ्रीका में गया ग्लोबल है। इंडिया 66% लाया साउथ ईस्ट एशियन रीजन में। ठीक है, प्रोटोजोअल पैरासाइट है सर, प्लाज्मोडियम विवेक्स। ठीक है, प्लाज्मोडियम विवेक्स से ये अल्टीमेटली होता है। प्रोटोजोअल पैरासाइट है, कंट्रीब्यूटेड टू ऑलमोस्ट 46% केसेस इन द रीजन डिस्पाइट 55% रिडक्शन। ये डेटा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, बट आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लो इसको कि ये कम किससे हुआ है, ज्यादा किससे हुआ है। डिस्पाइट a 55% reduction in the cases since 2015, India remains a significant contributor to the global malaria burden। मतलब अभी भी आपने केसेस तो आपके कम हुए हैं ओवरऑल में, बट स्टिल इंडिया में बर्डन इसका ज्यादा है। इंडिया फेसेस चैलेंजेस इंक्लूडिंग अ सर्ज इन केसेस इन 2023 लिंक्ड टू अनसीजनल रेनफॉल। अब ये अनसीजनल रेनफॉल एक इंपॉर्टेंट कारण है सर, क्योंकि मॉस्किटो को, ये जो प्लाज्मोडियम विवेक्स है, ठीक है, इनको, इस पैरासाइट को सरवाइव करने के लिए वाटर जो है आसपास चाहिए सर। वहीं पे पानी वाले रीजन में ही ये क्या होता है, अल्टीमेटली पनपते हैं सर। और अनसीजनल रेनफॉल हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वाटर फिर कहीं पे भी लॉक्ड रहेगा, और ऐसी कंडीशन में इनके लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट रहेगा ब्रीडिंग के लिए, तो ज्यादा पैदा होंगे सर। इंडिया एंड इंडोनेशिया अकाउंटेड फॉर अबाउट 94% ऑफ ऑल मलेरिया डेथ्स इन डब्ल्यूएचओ साउथ ईस्ट एशियन रीजन। तो साउथ ईस्ट एशियन रीजन जो है, साउथ ईस्ट एशियन समझ रहे हो ना, ये जो एशिया एशिया ये क्या बोलते हैं, हम इंडिया है, इधर क्या बोलते हैं बांग्लादेश, म्यांमार, इधर नीचे आओगे तो फिर इधर इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारा रीजन, ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन है। इस रीजन में इंडोनेशिया और इंडिया जो है, वहां पे हाईएस्ट बर्डन है, ये ध्यान रखिएगा सर। ठीक है, इंडिया का वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट बर्डन नहीं है, वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट बर्डन किसका है? नाइजीरिया का है, ध्यान रखिए। 27% बर्डन नाइजीरिया में सबसे ज्यादा। रीजनल इम्पैक्ट अफ्रीका हाईएस्ट मलेरिया बर्डन है सर, अकाउंटिंग फॉर 94% ऑफ केसेस, 95 ग्लोबल मलेरिया डेथ्स। ठीक है सर, देखिए अफ्रीका को सबसे ज्यादा बता रखा है सर, करीब करीब ये तो अकाउंटिंग फॉर 94% केसेस तो अफ्रीका की बता रहे हैं। मतलब छोटे छोटे कंट्रीज में, छोटे छोटे में और सारा होके ये तो 90% से अबाउ जा रहा है। ठीक है, और 95% ग्लोबल मलेरिया डेथ्स भी वहां ज्यादा हो रही है, क्योंकि अफ्रीकन रीजन तो चैलेंजिंग रीजन है। वहां तो आप देखोगे कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। क्लाइमेट चेंज मेजर ड्राइवर है अफेक्टिंग मलेरिया ट्रांसमिशन ओवरऑल बर्डन। क्लाइमेट चेंज होगा सर, क्लाइमेट चेंज की वजह से ही तो अनसीजनल रेनफॉल हो रहा है भाई। जिसको रेनफॉल को कब होना था चाहिए था, पहले हो जाता है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज की वजह से विंड्स का
इशू हो जाता है, ठीक है, कहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट हो जा रहा है। तो आपका जो सीजनल रेनफॉल है, ठीक है, वो इम्पैक्ट हो जाता है, और अनसीजनल रेनफॉल की वजह से और क्लाइमेटिक कंडीशन कंडूसिव हो जाती है उनकी ब्रीडिंग के लिए। चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन इनहांस सेंसिटिविटी पैथोजन एंड वेक्टर्स फैसिलिटेटिंग इट्स स्प्रेड। ठीक है सर, जो पैथोजेंस है, जो वेक्टर्स है, जो वेक्टर बोर्न डिजीज है सर, मलेरिया क्या है, वेक्टर बोर्न डिजीज है मोस्टली। ये जो मलेरिया है, डेंगू है, ये सब वेक्टर बोर्न डिजीजेस है। तो ये क्या होता है, एनहांस द सेंसिटिविटी ऑफ द मलेरिया पैथोजन एंड वेक्टर। ठीक है, तो ये अनसीजनल रेनफॉल तो बड़ा रीजन है। इरेडिकेशन गोल्स, WHO का इरेडिकेशन एम टू रिड्यूस द मलेरिया इंसिडेंट मोर्टेलिटी रेट बाय 75% इन 2025, 90% 2023। WHO का क्या है सर, इरेडिकेशन गोल है। मलेरिया इरेडिकेशन के चैलेंजेस क्या है, फंडिंग गैप है सर। फंडिंग गैप मतलब जितना पैसा चाहिए, अब अफ्रीका में क्योंकि सबसे ज्यादा बर्डन है, अफ्रीका डेवलपिंग कंट्री, और डेवलपिंग कंट्री को पैसे की जरूरत पड़ेगी इरेडिकेशन के लिए, तो WHO से फंडिंग आएगी, और WHO को फंडिंग कौन करेगा, डेवलप्ड कंट्रीज। पर यहाँ पे फंडिंग गैप है। साइंटिफिकली जितने फंड की जरूरत है, क्लाइमेट चेंज में भी फंडिंग गैप है सर। सिमिलरली जितना फंडिंग का जरूरत है मलेरिया एलिमिनेशन के लिए, उतना फंडिंग अवेलेबल नहीं है। फंडिंग गैप बहुत बड़ा फैक्टर है सर, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना उतना कर ही नहीं पा रहे। रिसर्च एंड डेवलपमेंटल फंडिंग भी जो है वो काफी कम है। मलेरिया वैक्सीन एडवांसमेंट एंड अचीवमेंट, मलेरिया का वैक्सीन अवेलेबल है सर, ठीक है, उसको दिया भी जा रहा है, ठीक है, बट स्टिल उसका इफेक्टिवनेस उतना ज्यादा नहीं है कि पूरा का पूरा इफेक्टिव है, ऐसा नहीं है मलेरिया का वैक्सीन। अभी रिसेंटली न्यू भी एक अप्रूव किया WHO ने, तो पूरा 100% इफिशिएंट नहीं है वो। स्टिल उसको ऑक्यूलेशन ड्राइव चलाया जा रहा है अफ्रीका में और अदर कंट्रीज में जहां जहां भी प्रॉब्लम्स है, बट उसका रीच भी अभी इतना नहीं है, अफोर्डेबिलिटी का भी इशू है। तो रिपोर्ट एम्फेसाइज नोटेबल प्रोग्रेस इन द मलेरिया प्रिवेंशन थ्रू द फेज इंट्रोडक्शन ऑफ द WHO रिकमेंडेड मलेरिया वैक्सीन RTS AS01। ये दो हैं, ठीक है। अफ्रीकन नेशन में आप देखोगे कि मलेरिया वैक्सीन को क्या किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, बट वो अभी तक इतना पूरा, एक तो 100% उनका पेनिट्रेशन नहीं हुआ है, दूसरा इसकी इफेक्टिवनेस भी पूरी की पूरी नहीं है, बट रिकमेंड तो कर रखा है क्योंकि कहीं एटलीस्ट प्रोटेक्ट तो कर ही रहा है वैक्सीन इफेक्टिवनेस। ठीक है, rigorous evolution in Ghana, Kenya and Malawi reveals a significant decrease in severe malaria and 30% reduction in the early childhood death, affirming the vaccine's effectiveness। ठीक है, पूरे तरीके से इफेक्टिव नहीं है, 100% इफेक्टिव हो जाएगा ऐसा नहीं है, बट इसके सिग्निफिकेंट क्या देखने को मिले, रिजल्ट्स देखने को मिले कि हाँ कहीं ना कहीं एक जो अर्ली चाइल्डहुड डेथ्स जो है उनमें प्रिवेंशन देखने को मिला है। इसीलिए तो WHO ने अप्रूव किया है। तो 100% इफिशिएंट नहीं है, बट डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं हेल्प तो कर रहा है। बेड नेट्स, इंडोर स्प्रेइंग, ये तो है ही स्ट्रेटेजी भाई, नेट लगा के सो, है ना, मच्छर ज्यादा है तो। कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजी लीडिंग टू इम्प्रूव्ड ओवरऑल आउटकम्स इन दीज रीजंस, ये जरूरी है, ठीक है, क्योंकि रात को सोते समय अंधेरे में आपको मच्छर काटेंगे इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। आप घर को पैक नहीं रख सकते पूरा, और अगर आसपास मच्छर है तो आपको कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑल आउट जला लो या कुछ वो अगरबत्ती जला लो, मच्छर अगरबत्ती, ये भी हम लोग करते हैं, इंडिया की बात ही कर रहे हैं, बट ये ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं है क्योंकि उसके एडवर्स इम्पैक्ट है सर। अगर आप कुछ भी ये जो लिक्विड बेस्ड जला रहे हो, ऑल आउट हो गया ये, या और कुछ है ना, ये गुड नाइट हो गए, इन सब के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो कहीं ना कहीं आपको अदर बच्चों को एडवर्स इम्पैक्ट करता है सर। वो कितना भी एडवर्टाइजमेंट, सारे एडवर्टाइजमेंट्स तो गलत चल रहे हैं सर, एक भी एडवर्टाइजमेंट राइट आपको नहीं दिखाया जा रहा है, सारे एडवर्टाइजमेंट गलत चल रहे हैं। अगर इन एडवर्टाइजमेंट की रियलिटी टीवी पे दिखा दी जाए तो पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाए सर, क्योंकि हमने इकोनॉमी को बना ही ऐसा दिया है। आपको शुरू से ही इन चीजों का ध्यान रखना था। बट डेवलपिंग कंट्रीज में ये चीजें क्या है, कॉमनली देखने को मिलती है कि कैपिटलिस्ट जो है वो अपना एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से चलाते हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान करने वाली चीजों को भी आपको ये रियलाइज कराया जाता है कि वो आपको फायदा करेगी। ठीक है, जैसे बच्चों के लिए आप बॉर्नवीटा है, हॉर्लिक्स है, ये सारी चीजें जो बताई जा रही है कि हाँ ये न्यूट्रिशन है, ये सब मिल रहा है उनसे। न्यूट्रिशन के साथ साथ सर उसमें 43% 45% एडिड शुगर है सर। ठीक है, बच्चों में ओबेसिटी क्रिएट कर रहा है। तो कहाँ से वो बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है, नहीं कर रहा है सर, वो नुकसान करने वाला है। उसको उतना एडिड शुगर चाहिए ही नहीं जितना एडिड शुगर आप हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा वगैरह इन सब में दे देते हो। ठीक है, इवन सेरेलेक जो आ रहा है बच्चों के लिए, वो भी उनके लिए उतना जरूरी नहीं है जितना बताया जा रहा है। उससे अदर एडेड शुगर है सर सब में, प्रिजर्वेटिव्स है उनके अंदर, प्रिजर्वेटिव्स, वही ट्रांसफैट हमने बात करी थी, ट्रांसफैट तो चलो मान लो सब में नहीं होगा,
बट कहीं ना कहीं एडिड शुगर तो नुकसान ही करेगा सर, बहुत नुकसान करेगा। एक भी प्रोडक्ट जो आपको दिखाया जा रहा है, जैसे पतंजलि का भी केस भी चल रहा है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट वाला, वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट तो चलो मैजिकल रेमेडी वाली बात हो गई, ठीक है। मैजिकल रेमेडी वाले में ये हो गया कि भाई आपने तो यही प्रूफ कर दिया कि चीजें जो है वो बिल्कुल मैजिकल रेमेडी है, मतलब ये दवाई लेने से तो आपका ठीक ही हो जाएगा, शुगर ही एलिमिनेट हो जाएगा, डायबिटीज होगा ही नहीं आपको, ठीक है, और जिनको हो गया उनका ठीक हो जाएगा। तो ये तो मैजिकल रेमेडी वाली बात होगी, एक एक्ट बना हुआ है गवर्नमेंट का, ठीक है, मैजिकल रेमेडी वाला। इसमें आप ऐसा नहीं एडवर्टाइजमेंट कर सकते कि आपकी दवाई जो है वो पूरे पूरे तरीके से किसी को ठीक कर देगी, अनलेस वो मेडिकली प्रूवन हो, ठीक है। तो ये पतंजलि का जो केस चल रहा है वो मैजिकल रेमेडी वाला ही केस चल रहा है कि भैया आपने बिल्कुल बोल दिया कि ये तो ठीक ही कर देगा। कोरोना के टाइम पे भी कोरोनिल करके एक किट आया था, ठीक है, उन्होंने उसमें बोल दिया कि WHO अप्रूव्ड है, आपकी आपकी वेबसाइट बोल रही है, आपका ये बोल रहा है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो ये कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है पतंजलि को लेकर। सिमिलरली सिर्फ पतंजलि की बात नहीं है, पतंजलि ने चलो मैजिकल रेमेडी वाली बात करी, बट अदर जितने एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं सारे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं, जो कि नुकसान करने वाले हैं अल्टीमेटली, ठीक है। जैसे आप अभी आमिर खान का रिसेंटली एक एड चल रहा है कोई एक एनर्जी ड्रिंक को लेकर, ठीक है, मैंने भी देखा था उसको, ठीक है, माइंड चार्ज बॉडी चार्ज करके एक डांस करते रहते हैं वो आमिर खान और उसके साथ एक और वो जो दर्शिल सफारी है, ठीक है। मतलब मैंने एडवर्टाइजमेंट को देखा, मैंने बोला व्हाई, मतलब इफ पीपल आर एडमायरिंग दीज बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, ठीक है, इतना एडमायर करते हैं उनको 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 देख रहे हैं, उससे उनकी अर्निंग हो रही है, उनका लेवलीहुड वो उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, सेलिब्रिटी बनकर वो चल रहे हैं और लोग उनको एडमायर कर रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जी ड्रिंक का एड वो क्यों कर रहे हैं, जो कि एनर्जी ड्रिंक अल्टीमेटली नुकसान ज्यादा कर रही है रादर देन की फायदा। सारे आप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को देखो जो जिस चीज का एड कर रहे हैं, ठीक है। सुमा केसरी सुमा केसरी का आपने देखा होगा कि विमल जो है वो मतलब एग्जैक्टली वो विमल इलायची का एड है, वो शेडो एडवर्टीजमेंट है सर, ठीक है। बेच आप इलायची नहीं रहे हो, बेच तो आप गुटखा ही रहे हो, विमल गुटखा ही सबसे ज्यादा बिक रहा है। तो शेडो एडवर्टाइजमेंट आप कर लेते हो। शेडो एडवर्टाइजमेंट वही होते हैं सर कि एग्जैक्टली जो चीज आपको बेचनी है नाम उसी का चल रहा है, बट उसकी जगह उस ऐसा प्रोडक्ट बेचते हो जो नुकसान नहीं करता, जैसे विमल इलायची का एड वो कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली विमल तो गुटखा ही खा रहे हैं सर। सीग्रेम्स आप सीडीज का ऐड कर रहे, तो ठीक है, प्यार की राह में वो गाना सुना होगा ना आपने, ठीक है, मैन विल बी मैन वाला तो सीग्रम्स सीडीज का वो ऐड कर रहे हैं, जबकि एग्जैक्टली सीग्रम्स से आप कोई अल्कोहलिक ब्रांड को क्या कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो। तो ये शैडो एड्स होते हैं सर। तो ये तो सारे ऐड ही गलत चल रहे हैं आपने, और लोगों को जब आप वही ऐड ही दिखा रहे हो कि वो फायदा करेगा तो नुकसान कर रहे हैं सर। आप पोटैटो चिप्स के ऐड में सब गलत दिखा रहे हो, ट्रांस फैट्स खा रहे हैं सर। तो आई थिंक एडवर्टीजमेंट का तो पूरा ही मार्केट बहुत डेंजरस बना हुआ है, और वो सारे सेलिब्रिटीज जो कंज्यूम नहीं करते उसको वो प्रमोट कर रहे हैं। तो इस पर भी बात आनी चाहिए, बट इस ये सब्जेक्टिव मामला है, कैसे आप पता करोगे कि वो सेलिब्रिटी उसको कंज्यूम कर रहा नहीं कर रहा है। और बात ये भी आ जाती है कि ओवर कंजम्पशन से दिक्कत होती है, सिर्फ कंजम्पशन से दिक्कत नहीं होती, ठीक है सर। अगर आप एक बार एक चिप्स का पैकेट खा लोगे तो उससे दिक्कत नहीं होगी, बट आप रोज खाने लगोगे तो दिक्कत होगी। तो रोज खाने के लिए तो वो कह नहीं रही ठीक है। तो ये एडवर्टाइजमेंट की दुनिया है सर, बहुत दिक्कत है। मतलब इंडिया को टारगेट किया गया है, और इंडिया क्योंकि बड़ा मार्केट है, बड़ी बड़ी लॉबीज इसमें ऐड है, गवर्नमेंट भी ऐड है सर, ठीक है, गवर्नमेंट का भी इसमें कहीं ना कहीं क्या है, स्टेक है सर। तो बहुत डिफिकल्ट है मामला, और इंडिया को बहुत जल्दी एक मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी इन सब के अगेंस्ट, स्पेशली फूड रिलेटेड मामलों में। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फूड शॉर्टेज हो रही है, ठीक है, तो ये दिक्कतें आने वाली है, आने वाले 20-30 साल में देखिएगा काफी दिक्कत आएगी। ओबेसिटी, बच्चों में ओबेसिटी देखने को मिल रही है सर, बच्चों में मोटापा, ठीक है। हम्म, Sir, सॉरी, हाँ जी सर बोलिए। sir, is it shadow or surrogate advertisement? जी जी, हाँ हाँ वही शेडो सरोगेट दोनों एक ही है, ठीक है। Okay, sir. हाँ मतलब वो उसको नहीं बता के दूसरी चीज को बताते रहे, जैसे विमल का ऐड होता है। अब आप सोचो सर, विमल के ऐड में 3-3 सेलिब्रिटीज आते हैं, कौन कौन, सबसे पहले आई थिंक अजय देवगन ने स्टार्ट किया उसको, उसके बाद शाहरुख खान भी है, एंड देन अक्षय कुमार भी है, ठीक है। 3 लोग, 3 मतलब बड़े सेलिब्रिटी उनको मान सकते हो आप, ठीक है। कितना ज्यादा पैसा उन लोगों ने एडवर्टीजमेंट के लिए लिया होगा, और इन 3 सेलिब्रिटीज को तो कितना लोग एडमायर कर रहे हैं भाई, एक तो सिंघम है, एक बादशाह बनते हैं, एक खिलाड़ी है, ठीक है, और तीनों को इतना एडमायर लोग करते हैं, और आप विमल को प्रमोट कर रहे हो सर। ये आपको नहीं पता कि आप विमल को प्रमोट कर रहे हो, आप गुटके को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। क्यों, ये गलत है सर, उनको नहीं करना चाहिए, ठीक है, उनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी को लेके, ठीक है। बट लोगों में इतना ज्यादा अननेसेसरी क्रेज रहता है ना। आप अगर 2-3 चीजों को देखो कि इंडिया में जो वेल्थ डिस्पैरिटी है, बहुत बड़ा चैलेंज है सर, बहुत बड़ा चैलेंज है वेल्थ डिस्पैरिटी, ठीक है। करीब करीब इंडिया की 10%
पॉपुलेशन के पास इंडिया के 77% वेल्थ है रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। 10% इंडिया की पॉपुलेशन के पास 77% वेल्थ है सर। सर एक बीसीसीआई की अगर आप बात करेंगे, बीसीसीआई का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें जो सबसे जो हाईएस्ट ग्रुप है, उस हाईएस्ट ग्रुप में 4-5 प्लेयर्स हैं, उनको आई थिंक ईयरली 7 करोड़ रुपीज मिलते हैं सर, 7 करोड़ के आसपास है, ठीक है। और फिर 5 करोड़ हैं, ऐसा ऐसा कुछ है। 7 करोड़ इवन वेदर दे आर प्लेइंग और नॉट दे विल गेट दिस, ओके। तो 7 करोड़ रुपीज मतलब मंथली 50 लाख रुपीज सर, जस्ट बाय प्लेइंग क्रिकेट। अब व्हाई दे आर गेटिंग दिस मच मनी, मतलब इतना पैसा उनको मिल कैसे रहा है, कहाँ से आ रहा है? एक कॉमन मैन जो है, वो कॉमन मैन आप देखोगे कि पूरे दिन मेहनत करके 400-500 रुपए नहीं कमा पा रहा। 400-500 रुपए दिन के नहीं कमा पाने का मतलब है महीने के 15,000 वो नहीं कमा पाता, ठीक है। महीने के 15,000 नहीं कमा पाने का मतलब है कि वो पूरे साल के 2 लाख रुपए नहीं कमा पाता। एक साल मेहनत करके 2 लाख रुपए कॉमन मैन नहीं कमा पा रहा है। वहीं पे एक क्रिकेटर जो है उसको मंथली 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, मंथली। मंथली 50 लाख का मतलब समझ रहे हो? एक दिन का वो पर्सन का करीब करीब 2 लाख है। जो क्रिकेटर एक दिन का 2 लाख रुपए कमा रहा है, वहीं पे एक कॉमन मैन पूरे साल मेहनत करके 2 लाख रुपए नहीं कमा पा रहा। दिस मच डिस्पैरिटी इन वेल्थ। अब ये डिस्पैरिटी इन वेल्थ का मतलब ये नहीं है कि वो एक टैलेंटेड पर्सन है, क्रिकेट खेल रहा है तो उसको मैं कह रहा हूँ क्रिकेट को इतना ज्यादा हाइप दे रखा है, इतना ज्यादा प्रायोरिटी दे रखा है कि पूरा का पूरा लोगों का व्यूअरशिप इतना ज्यादा है, ठीक है। तो उनको बीसीसीआई को कहीं ना कहीं से कुछ टेलीकास्टिंग राइट्स से हर जगह से उनको इतना सारा पैसा मिल रहा है कि वो कैपेबल है कि वो पे कर पाए। वो कैपेबल है सर कि वो पे कर सकते हैं। बट आप देखिए कि वेल्थ जो है आप जनरेट कर रहे हो, बट वेल्थ है तो लिमिटेड है। अब अगर बहुत ज्यादा वेल्थ जो है वो क्रिकेट की तरफ ड्रिवन रहेगा, तो डेफिनेटली उस एरिया में जो उस फील्ड में जो काम करने वाले लोग हैं वो ज्यादा कमाएंगे सर। पैरेलली अगर क्रिकेट के अलावा अगर आप कहीं और जाओगे तो ये मूवीज इंडस्ट्री जो है, बॉलीवुड को आप ले लो, यहाँ कितना ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है। क्रिकेट की व्यूअरशिप बहुत है, बॉलीवुड मूवीज की व्यूअरशिप बहुत है। फिर आप देखोगे कि यूट्यूब वाले कंटेंट क्रिएटर्स भी आजकल काफी पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि ये लोग पैसा क्यों कमा रहे हैं, डेफिनेटली इनको कमाना चाहिए। पॉइंट ये है कि ये जो वेल्थ डिस्पैरिटी है, इसको हम एट्रीब्यूट करते हैं कि हमने हमारी इकोनॉमी को फ्रेम किस तरीके से किया है, हमने हमारी इकोनॉमी को बनाया कैसा है, ठीक है। और इतनी बड़ी बड़ी लॉबीज एडवर्टीजमेंट में ऐड है, और वो एडवर्टीजमेंट के बेस पे लोगों का लाइफस्टाइल इंपैक्ट हो रहा है। लाइफस्टाइल में लोग हर चीज को वो खा रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक मैटर है। अगर आप इसको समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने हमारी इकोनॉमी को वैसा बना दिया है। अगर हम हमारी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को सही बनाते तो शायद एक करेक्ट पर्सन को जो कि मेहनत कर रहा है, हमने हमने उसको उसका स्टेक नहीं दिया सर। ये ग्रॉस इनजस्टिस हमको सामने नजर आ रहा है, ग्रॉस इनजस्टिस है, ठीक है। अगर इतनी वेल्थ डिस्पैरिटी है कि 10% पॉपुलेशन 77% आपकी वेल्थ लेके घूम रही है, तो समवेयर समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग विद द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। यू कैन नॉट से कि अरे वो क्रिकेटर है तो उनको मिलना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है, उनको नहीं मिलना चाहिए, उतना नहीं मिलना चाहिए जितना मिल रहा है। पर ये पूरा जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, इस कैपिटलिस्ट सिस्टम की ये प्रॉब्लम है सर। दैट्स व्हाई समटाइम्स से कि सोशलिज्म को आना चाहिए पिक्चर में, ठीक है। और सोशलिज्म आएगा तो थ्रेशोल्ड आएंगे, सोशलिज्म के अपने नुकसान है, कैपिटलिज्म के अपने नुकसान है। एक्सट्रीम कैपिटलिज्म जब जाता है तो वेल्थ डिस्पैरिटी बढ़ती है सर, और वेल्थ डिस्पैरिटी बढ़ी है इंडिया में, ठीक है। यही 10% का 77 जो गया है, वो करीब कुछ साल पहले 55 के आसपास था, 55 से 77 चला गया है। इसका मतलब वेल्थ डिस्पैरिटी इंक्रीज हुई है, गरीब गरीब हुआ है, अमीर अमीर हुआ है। तो ये डिस्पैरिटी इंक्रीज होने के रीजंस क्या है? समवेयर हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं गया है कैपिटलिज्म की डायरेक्शन में, ठीक है। This is the point. That's why sometimes socialism is the head which needs to be, needs to be there to show the right place to the capitalism. ठीक है कि सर नहीं, there should be a balance between socialism and capitalism. इंडिया स्पेशली जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, आपको सोशलिज्म को भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स इंपॉर्टेंट। बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं इस पे, अपन कभी और सब इस पे बात करेंगे। समवेयर समथिंग इज रॉन्ग, और सीरियसली बहुत ज्यादा रॉन्ग है। चलिए, नेट वगैरह आप लगा सकते हो सर, नेट लगाओगे तो आपको डेफिनेटली मच्छर वगैरह नहीं खाएंगे। इंडोर स्प्रेइंग कर सकते हो, ये सब कुछ स्ट्रेटेजी के पार्ट है। इन अक्टूबर WHO रिकमेंडेड सेकंड सेफ एंड इफेक्टिव मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम, ठीक है। ये नाम याद रखना सर, ये दोनों, ठीक है। ये क्या है? दोनों मलेरिया के वैक्सीन है। कॉल फॉर एक्शन, व्हाट इज मलेरिया? मलेरिया आपको पता है सर, ठीक है, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, ब्लड डिजीज है।
लाइफ थ्रेटनिंग है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट, पैरासाइट कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम होता है। देयर आर 5 तरीके के प्लाज्मोडियम पैरासाइट होते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट 5 तरीके के होते हैं, और जिसमें से 2 जो हो सबसे खतरनाक और जिनका सबसे ज्यादा क्या होता है, थ्रेट होता है। एक होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम और एक प्लाज्मोडियम विवेक्स। प्लाज्मोडियम विवेक्स जो अपन ने शुरू में देखा था, तो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम विवेक्स, ये 2 जो है सबसे क्या है, ग्रेटेस्ट थ्रेट है। 5 तरीके के प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, उसमें से 2 जो है सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट थ्रेट है। मलेरिया प्रीडोमिनेटली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में होता है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एज वेल एज एशिया, ठीक है। मलेरिया स्प्रेड बाय बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये भी आपको पता होगा सर, बचपन से पढ़ रहे हैं। एनोफिलीज मॉस्किटो जो होता है इन्फेक्टेड, वो पर्सन क्या करता है, वो क्या करता है, उसके काटने से होता है। मलेरिया डायरेक्ट मच्छर के काटने से नहीं होता, ध्यान रखना। मच्छर ने काट लिया फीमेल एनोफिलीज ने तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो अगर वो फीमेल एनोफिलीज जो है उसने उस पर्सन को पहले काटा है, ठीक है, कहाँ, जिस पर्सन को मलेरिया है, और उस पर्सन से फिर आपको उसने काटा है, तो आपको मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। इट्स अ डिफरेंट थिंग, नॉट कि पहले बाइट में हो जाएगा, नहीं, वो एक प्रोसेस है उसका। द मॉस्किटो बिकम्स इन्फेक्टेड आफ्टर बाइटिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन, तो मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो जाता है अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन को काट ले रहा है, ठीक है। मलेरिया पैरासाइट दैट एंटर द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द नेक्स्ट पर्सन द मॉस्किटो बाइट्स, द पैरासाइट ट्रैवल टू द लीवर, मैच्योर एंड देन इन्फेक्ट द रेड ब्लड सेल्स। तो अल्टीमेटली किसको इम्पैक्ट करता है, रेड ब्लड सेल्स को, ठीक है। तो आपका आरबीसी बिगड़ जाता है सर, आरबीसी बिगड़ेगा तो प्लेटलेट भी डाउन हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। 3 तरह की ब्लड सेल्स होती है ना सर, व्हाइट, रेड और प्लेटलेट्स। जो आप सीबीसी कराते हो कंप्लीट ब्लड काउंट, तो आपने देखा होगा उसके अंदर आती है डिटेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। मलेरिया इज बोथ प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल। प्रिवेंटेबल है मतलब रोका जा सकता है, क्यूरेबल है मतलब अगर हो गया है तो क्योर किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि मलेरिया में आदमी की डेथ ही हो जाएगी, ऐसा नहीं है, मलेरिया ठीक हो जाता है सर। ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या है? WHO ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम में आप देखोगे ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटेजी फॉर मलेरिया 16 to 20, ये 15 साल की स्ट्रेटेजी है सर, 2016 से 2030 तक। ये किसकी है? WHO की है। टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग ग्लोबल मलेरिया इंसिडेंट मोर्टेलिटी रेट बाय द एटलीस्ट 90% बाय 2030, इसको याद रखना सर प्रीलिम्स के लिए, 90% बाय 2030, ये याद रखिएगा सर। मलेरिया एलिमिनेटिव इनिशिएटिव, ये बिल एंड मलेरिया किड्स फाउंडेशन का, ये एनजीओ का है सर। E205, ये याद रखना सर, E2025, eliminate 2025. WHO launches E2025 initiative in 2021, aims to stop the transmission of malaria in 25 countries by 2025. ये याद रखना, ऐसा पूछ लेते हैं, E2025 is related with, ठीक है, और नीचे ऑप्शन दे देंगे 4। तो 25 कंट्रीज पे फोकस है, 2025 तक उनको मलेरिया का ट्रांसमिशन को क्या करना है, रोकना है सर, ठीक है। और 2024-25, 24 का पेपर, 25 का पेपर क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया के क्या है, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया इरेडिकेशन, याद रखना। ये देखिए यहाँ जो चला ना, ये 1630 वाला, ये 1630 इंडिया में भी चल रहा है। तो ये जो ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटेजी फॉर मलेरिया है, उसी के पैरेलली इंडिया का नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन है, ठीक है। अलाइंड विद द WHO स्ट्रेटेजी, उसी के साथ अलाइन है सर ये। एम्स टू एलिमिनेट मलेरिया अक्रॉस इंडिया बाय 2023 एंड मेंटेन मलेरिया फ्री जोन्स। तो 2030 तक इंडिया का टारगेट है कि मलेरिया को एलिमिनेट करना है। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, वेक्टर बोर्न डिजीज ये मेजर प्रोग्राम है, इसमें सिर्फ मलेरिया नहीं है, इसमें अदर डिजीजेस भी है जो वेक्टर बोर्न डिजीज होती है, ठीक है, जैसे डेंगू भी है इसमें। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ये तो सन 1953 में बहुत पहले चालू हुआ था, ठीक है। और इंसेक्टिसाइडल रेजिडुअल स्प्रे विद डीडीटी, ये वही इंसेक्टिसाइडल रेजिडुअल IRS विद डीडीटी, तो यही होता है कि आप जहाँ पे ज्यादा मॉस्किटोज अवेलेबल है वहां पे उसको स्प्रे करो कंट्रोल करने के लिए। हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट HBHI इनिशिएटिव क्या है? 4 स्टेट जो है इंडिया में, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इन 2019, ठीक है। ये इंसेक्टिसाइडल नेट डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इसके इन एरियाज में क्या करते हैं, 4 स्टेट्स में इनिशिएटिव आया, हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट। इन 4 स्टेट्स में बर्डन भी बहुत ज्यादा है मलेरिया का, ठीक है। मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया, मेरा इंडिया, ठीक है, याद रखना सर, मेरा इंडिया, MERA, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया। तो इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ठीक है। कोलैबोरेट विद पार्टनर्स ऑन मलेरिया कंट्रोल रिसर्च, मलेरिया रिसर्च के लिए है। फैक्टर रेस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज क्लाइमेट चेंज, तो है ही है सर, अनसीजनल रेनफॉल होगा तो एक्सट्रीम वेदर इंपैक्ट है ही है। चैलेंजेस इंडिया के लिए क्या है? विवेक्स मलेरिया predicament. Vivex malaria constituting over 40% of cases in India pose a challenge due to its recurring nature hiding in the liver. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है।
इंडिया में लोग क्या है ना, इंडिया में लोगों की आदत यह है कि इन इंडिया एवरीबडी इज अ डॉक्टर। आप किसी को भी पूछोगे ना कोई कुछ ना कुछ इलाज बता देगा। कोई कभी ये नहीं कहेगा हॉस्पिटल चले जाओ, कुछ ना कुछ पहले इलाज बताएंगे फिर कहेंगे हॉस्पिटल चले जाओ। तो इन इंडिया एवरीबडी इज अ डॉक्टर। तो प्रॉब्लम यह है कि जब सब डॉक्टर बन जाते हैं तो वो अपना कुछ ना कुछ इंट्यूटिव जो नॉलेज होता है उसको यूज करते हैं। इंडिया में जब आपको कोई दवाई देते हैं डॉक्टर, सो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भैया, माना कि उधर भी नेक्सस है, डॉक्टर्स का भी रहता है सेटल सब कि हाँ मेडिकल जो क्या बोलते हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, जो ड्रग मेकिंग कंपनीज है, उनके साथ भी उनका सेटिंग रहता है। हमने इस पे बात करी थी पहले एक बार। पर स्टिल अगर डॉक्टर कह रहा है कि आपको 7 दिन तक इस दवाई को पूरा कंटिन्यू लेकर इसका साइकिल कंप्लीट करना है, तो लोग क्या करते हैं 2-3 दिन में जब तक सिम्टम्स रहते हैं तब तक लेते हैं, सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद बंद कर देते हैं। और होता क्या है ना जी, ये विविक्स मलेरिया है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये रीअकर हो जाता है। अगर उसके अंदर पैथोजन को प्रॉपरली एबॉलिश नहीं हुआ है पैथोजन, तो वो क्या करता है थोड़े दिन बाद रीअकर हो जाता है, तो लीवर में हाइड करता है और रीअकर हो जाता है। तो रीअकरेंस में फिर दिक्कत होती है। ठीक है, फिर आपको वापस और ग्रेटर एंटीबायोटिक्स का या जो भी आपको डोज दिया जाता है वो लेना पड़ेगा सर। ठीक है, तो ये इंडिया के लिए बड़ा चैलेंज है। और ये जो विवेक्स मलेरिया है, ठीक है, प्लाज्मोडियम विवेक्स, 40% केसेस इंडिया में प्लाज्मोडियम विवेक्स से होते हैं। इसको पढ़ लेना सर, आप यहीं पे याद कर लो इसको। 40% जो इंडिया के मलेरिया के केसेस है वो किससे हो रहे हैं? पी विवेक्स से हो रही है। आपने ऊपर देखा था ना, ये प्लाज्मोडियम विवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, तो करीब 40% केस इंडिया में प्लाज्मोडियम विवेक्स से हो रहे हैं। और ये रीअकर करता है, ध्यान रखना, ये रीअकर करता है। इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट इशू, ट्रीटिंग विवेक्स मलेरिया रिक्वायर्स अ 14-day थेरेपी, 14 दिन का थेरेपी चाहिए, बट मैनी स्टॉप मेडिकेशन वंस द सिम्टम्स एलिविएट, हिंडरिंग कंप्लीट रिकवरी। तो कंप्लीट रिकवरी हो ही नहीं पाती वो। ठीक है, सिम्टम्स जैसे ही खत्म होते हैं लोग दवाई लेना बंद कर देते हैं, पूरे कैसे ठीक नहीं हुआ है अभी तक। चलिए सर, ठीक है, मलेरिया पे। और आप इंडिया का ये जो प्रोग्राम है सर, देखिए मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको, कुछ कुछ मेजर डिसीजेस के बारे में भी आपके पास शॉर्ट नोट होना चाहिए। आपके पास कैंसर पे शॉर्ट नोट होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड कैंसर क्या हो रहा है, कैंसर स्ट्रेटेजी डब्ल्यूएचओ की क्या है, इंडिया का कैंसर पे क्या स्ट्रेटेजी चल रहा है, क्या प्रोग्राम चल रहा है, इंडिया का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कैंसर इरेडिकेशन के लिए। ठीक है, क्या गवर्नमेंट ने स्कीम चला रखी है। दूसरी चीज ये है, कैंसर हो गया, उसी तरीके से आपको, और कैंसर एग्जैक्टली होता क्या है, कैंसर से अंदर का उसका टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। सेकंड, ये जो कुछ वेक्टर बोर्न डिजीजेज है, वेक्टर बोर्न डिजीज में मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये 2 बड़ी डिजीजेज है। इन दोनों के बारे में भी आपके पास इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तीसरा, आपको जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज मिलती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में कौन है सर? हार्ट रिलेटेड डिजीज है, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज पे भी सेम आपके पास होना चाहिए। उसी तरीके से आपके पास डायबिटीज को लेके भी होना चाहिए। ये 5 से 6 बड़ी डिजीजेस का तो एटलीस्ट आप रखें ही रखें अपने पास शॉर्ट नोट, कि क्या है, कैसे होता है। अगर डायबिटीज पढ़ रहे हो तो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 तो हमने शायद क्लास में पढ़ा भी था, इंसुलिन से रिलेटेड। ठीक है, गवर्नमेंट की क्या स्कीम चल रही है उसको लेकर, ये सारा पढ़ना है सर आपको। क्वेश्चन प्रीलिम्स में इसमें से पूछते हैं, आप अभी दे रहे हैं या 25 में दे रहे हैं? अगर 25 में देने वाले हैं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप अच्छे से उनके नोट्स बना के रखो। ठीक है, वेक्टर बोर्न डिजीजेस कंट्रोल प्रोग्राम क्या चल रहा है, कार्डियोवास्कुलर कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए क्या गवर्नमेंट ने प्रोग्राम, नॉन कम्युनिकेबल के लिए क्या प्रोग्राम चला रखा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये जो आपको ओवरव्यू जनरेट होगा ना वो वैसे ही होगा, तभी आप इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे से क्या कर पाओगे, बात कर पाओगे सर। ऑर्गन डोनेशन ऑफ इंडिया पे हमने डिटेल्ड आर्टिकल किए हैं 2 पहले, अगर आपको याद हो तो, इसी करंट अफेयर्स की इसी सीरीज में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं देखेंगे। ये एनओटीटीओ के बारे में हमने देखा था सर, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी इनटू कैश फॉर किडनी रैकेट चैलेंज। अब कैश फॉर किडनी आपको पता है, कई लोगों को, कई लोग किडनी बेच देते हैं अपना पैसे के लिए। तो इसके क्या रूल्स रेगुलेशन है ऑर्गन डोनेशन के, वो हमने प्रीवियस आर्टिकल्स में देखे हैं सर। ठीक है, तो वो इसमें है भी नहीं, वो उसमें ही कवर्ड है। इन इंडिया द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज वन ऑफ द लोएस्ट इन कंपैरिजन विद द वेस्टर्न नेशंस, ये भी बात करी है। इंडिया में ऑर्गन डोनेशन बहुत ज्यादा अभी इतना प्रोमिनेंट नहीं है कि लोग आगे आ रहे हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए, नहीं आ रहे सर अभी तक। इंपॉर्टेंस क्या है, सेविंग लाइफ, लाइफ सेविंग है सर। ठीक है, अब ऑर्गन डोनेट कौन कर सकता है? कोई नियर बाय अपना इमीडिएट किन कर सकता है सर। ठीक है, किन भी कर सकता है, या फिर कोई ओल्ड एज पर्सन है वो कर सकता है। ठीक है, इगेलिटेरियन भी हो सकता है। तो लाइफ सेविंग है सर। ऑर्गन शॉर्टेज है तो उसके लिए आप क्या है, एक प्लेटफॉर्म बना के वहां पे आप रजिस्टर करवा के कर सकते हो।
ह्यूमन सॉलिडेरिटी, रेजिंग अवेयरनेस, लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशन, ये सब हम पढ़ चुके हैं सर, ठीक है। इशू क्या है? हाई बर्डन है सर। हाई बर्डन क्यों है? क्योंकि डिमांड तो ज्यादा है ऑर्गन्स की, बट सप्लाई बहुत कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उतना कैपेबल नहीं है कि ऑर्गन डोनेशन जो है या फिर ऑर्गन डोनेट करने का प्रोसेस आप कंप्लीटली अच्छे से कर पाओ। आपके पास उतना जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है सर। अवेयरनेस की कमी है सर, ठीक है। पुअर अवेयरनेस, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज सिस्टम। स्टेम सेल के बारे में पढ़ना सर आप। स्टेम सेल क्या होती है? ब्रेन स्टेम डेथ के बारे में पढ़ना, ठीक है। स्टेम सेल के बारे में जरूर पढ़ना, STEM, स्टेम सेल्स क्या होती है। स्टेम सेल्स वैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, इस करंट अफेयर्स में ही एक पूरा पूरा आर्टिकल है स्टेम सेल्स पे। हाई कॉस्ट है। इंडियाज लॉ रिलेटेड टू ऑर्गन डोनेशन इन 1994 का एक्ट है, इसको हमने पढ़ा था, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स। अलाउिंग लिविंग डोनेशंस फ्रॉम क्लोज रिलेटिव, एल्ट्रुइस्टिक हो सकता है सर। डिस्टेंट रिलेटिव जो है वो एल्ट्रुइस्टिक, मतलब अपने अपने अच्छे भाव से वो क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। अनरिलेटेड पर्सन डोनेशन के लिए क्या है? प्रॉपर रूल बने हुए हैं। अगर मान लो कोई घर का पर्सन डोनेट कर रहा है तो थोड़ा लाइट मामला है, बट अगर कोई अनरिलेटेड पर्सन कर रहा है तो वहां खतरा रहता है कि कोई पर्सन पैसे के लिए कर सकता है, ठीक है। वहां तो पेनल्टी उस पर लगती है और सारी इन्वेस्टिगेशन वगैरह। डूइंग अवे विद द डोमिसाइल रूल, रिमूवल ऑफ एज बार। आपने ऑर्गन डोनेशन को इजी बनाने के लिए रिसेंटली क्या किया है? डोमिसाइल रूल हटा दिया है, ठीक है। एज बार भी हटा दिया है। ये सब उसमें कवर किया है सर हमने, ठीक है, इसलिए वापस नहीं कर रहे। ये NOTTO जो है वही DGHS के अंडर है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के अंडर, ये भी उसमें डिस्कस किए हैं, ठीक है सर। ड्रेस सिंड्रोम, ई सिगरेट्स, ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी, आई थिंक ये तीन ही बचे हैं आज के लिए। हाँ, तीन ही बचे हैं। कर ले सर इनको, कर लेते हैं, छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है। ड्रेस सिंड्रोम क्या होता है? देखिए, ड्रेस सिंड्रोम जो है ये एक सिंड्रोम होता है जो नॉर्मली आपको क्या बोलते हैं, जो ड्रग रिएक्शन से हो जाता है। अगर आप ड्रग्स जो भी दवाई वगैरह ले रहे हो, इसका अगर कोई एडवर्स इम्पेक्ट आप पे देखने को मिले तो ड्रग रिएक्शन से ये हो सकता है। और नॉर्मली पेन किलर्स जो आप लेते हो, पेन किलर्स में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उससे आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो ये इंडियन फार्माकोपिया जो कमीशन है, हैड अलर्टेड अबाउट द मेफेनेमिक एसिड, मेफ्टेल जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, मेफेनेमिक एसिड अ कॉमनली यूज्ड पेन किलर। तो मेफेनेमिक एसिड क्या है सर? एक पेन किलर है, ठीक है। ड्यू टू पोटेंशियल ड्रग रिएक्शन विथ ओसिनोफिलिया एंड सिस्टमेटिक सिम्टम्स, इसी को ड्रेस कहते हैं। ये इसका ड्रेस का फुल फॉर्म है सर, क्या है? ड्रग रिएक्शन विद द ओसिनोफिलिया एंड द सिस्टमेटिक सिम्टम्स, ये ड्रेस, ठीक है, सिंड्रोम, बेस्ड ऑन एडवर्स ड्रग रिएक्शन एनालिसिस फ्रॉम द PVPI डेटाबेस। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये इंडियन जो फार्माकोपिया, लेट मी चेक, ये किसके अंडर आता है? ये आई थिंक आता तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर ही आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आता है सर ये, ठीक है। वेट फॉर ए मोमेंट, लेट मी चेक लिटिल मोर डिटेल। हम्म, ठीक है। हाँ, ये ड्रग्स के स्टैंडर्ड के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर ही आ रही है, ठीक है। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर। तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो है उसने बताया है कि ये जो मेफेनेमिक एसिड है, जो कि यूजुअली पेन किलर में यूज होता है, उससे आप देखोगे कि ड्रेस सिंड्रोम जो है उसको वो देखने को मिल सकता है। और ड्रेस सिंड्रोम क्या होता है कि आप जो ये पेन किलर यूज कर रहे हो, इस पेन किलर से आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। ड्रग रिएक्ट कर सकती है, वो आपकी बॉडी को एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकती है। और ये DRESS जो कि एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन का ही फिनोमिना है, वो देखने को मिल सकता है, ठीक है सर। और क्या है इसमें? ड्रेस सिंड्रोम इज अ सीवियर एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन दैट कैन अकर एज अ रेस्पॉन्स टू द वेरियस मेडिकेशन। तो आप जो मेडिकेशन यूज कर रहे हो, उस मेडिकेशन का कई बार एडवर्स इम्पैक्ट हो जाता है, उस एडवर्स इम्पैक्ट से आपको ये चीजें देखने को मिल सकती है। तो उसका फायदा तो एक तरफ रहा कि पेन किलिंग कर रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड आपको इसका कोई एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये PVPI जो है, PVPI क्या होता है सर?
पीवीपीआई आपने देखा होगा, ये फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया है, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम इन इंडिया। ठीक है, ये फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम इन इंडिया जो है वो लॉन्च किया गया कि भाई लोग जो पूरी इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन है उन पे किसी तरीके का ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है वो रिपोर्ट होते थे। तो जितने भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन नजर आते थे उनको वो रिपोर्ट करते थे और उसका एक डेटाबेस प्रिपेयर करते थे। ठीक है, ऑल ओवर कंट्री से। इसका ग्लोबल कोलैबोरेशन भी है डब्ल्यूएचओ के साथ पीवीपीआई डेटाबेस का। तो पीवीपीआई डेटाबेस को लिख लो, अगर आप एक जगह लिख सकते हो, आप खुद से भी चेक कर सकते हो। ये फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया है, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसका मेन काम जो क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन चेक करना। ये पूछ सकते हैं सर प्रीलिम्स में, पीवीपीआई फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम इन इंडिया, ये इसका मेन जो काम है वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन को ही रिपोर्ट करना है इंडिया में। ठीक है, और इसका डब्ल्यूएचओ के साथ भी कोलैबोरेशन है। ठीक है, और जब आप एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कहीं ना कहीं पे ये ड्रेस सिंड्रोम जो है वो देखने को मिल रहा है। और ड्रेस सिंड्रोम जब आप एडवर्स ड्रग रिएक्शन चेक कर रहे हो, ये थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए चेक करना कि एडीआर, कई बार पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, क्या दवाई ले रहे हैं, क्या रिएक्शन कर रही है। ठीक है, तो एडीआर को रिपोर्ट करते हैं। आप पीवीपीआई फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया को ध्यान रखना, ये एडीआर को ही रिपोर्ट करता है सारे। ड्रेस को याद रखना सर। ठीक है, और ये इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर ऑटोनोमस एक क्या है, बॉडी है सर। ठीक है, चलो। ऑनसेट एंड सिम्टम्स, टिपिकली अराउंड 2 to 8 वीक्स में इसके सिम्टम्स नजर आते हैं मेडिकेशन के बाद। तो तुरंत तो नहीं नजर आएगा। सिम्टम्स में फीवर हो सकता है, रैश हो सकते हैं, मीजल्स हो सकता है, फेशियल स्वेलिंग हो सकती है, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, बहुत सारे इसके क्या है, सिम्टम्स है। अब ये सिम्टम्स क्या है, ये तो सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स और भी अदर डिजीज के साथ सिम्टम्स हो जाते हैं। तो डायग्नोसिस ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग हो जाता है। कॉजेस क्या है सर? अरे आप में से कुछ डॉक्टर भी तो हैं, मैंने किसी को देखा था, कोई तो डॉक्टर है यहाँ पे। अच्छा, डी स्नेहा राव, आप डॉक्टर हैं क्या सर? नहीं, No, sir. ओके ओके, आई थॉट दिस इज, मैं डी को डी आर समझ रहा था, मैंने कहा वो डॉक्टर साहब हो तो फिर डॉक्टर साहब इस पे ज्यादा अच्छे से प्रकाश डाल पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉजेज है आपके लिए इंपॉर्टेंट। ये पीवीपीआई डेटाबेस है, आईपीसी ध्यान रखना सर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, और ये ड्रेस का ये याद रखना फुल फॉर्म। कॉजेज इसके ट्रिगर्ड बाय वाइड एरे ऑफ ड्रग्स, बहुत सारी ड्रग्स से हो सकता है। ठीक है, एंटीपिलेप्टिक ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, एलोप्यूरिनॉल यूज फॉर गट्स, एनएसएआईडीज, ये सर आप चेक करना सारा। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाना, एकदम मेडिकल टर्म्स को बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है। बट हाँ, इन सारी ड्रग्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि इनका एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स पे बॉडी डिफरेंट तरीके से क्या करती है, रिएक्ट करती है, और कहीं ना कहीं उसका एडवर्स इम्पैक्ट किसी और फॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अपेयरिंग आफ्टर फ्यू वर्क इनिशिएटिंग ड्रग इनिशिएट करने के कुछ समय बाद देखने को मिलता है। डायग्नोसिस क्या है सर? डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन क्लिनिकल सिम्टम्स एंड टेम्पोरल एसोसिएशन विद स्टार्टिंग न्यू मेडिकेशन। अब क्योंकि आपको किसी एक ड्रग से एडवर्स इम्पैक्ट हुआ है, तो पहली बात तो क्लिनिकल सिम्टम्स के बेस पे पता चलेगा डायग्नोसिस क्या होगी, चेक करेंगे क्या, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आ ही रही है, ऊपर ब्लड टेस्ट कर लेंगे, सारा दूसरे दूसरे टेस्ट तो कर ही लेंगे, बट स्टिल एक ड्रग का रिएक्शन हुआ है तो डायग्नोसिस थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है उनके लिए। ठीक है, और टेम्पोरल एसोसिएशन विद स्टार्टिंग न्यू मेडिकेशन, अब आपके लिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने एक ड्रग लिया और उस ड्रग को लेने के बाद आपको एक नई प्रॉब्लम और स्टार्ट हो गई, तो उसके लिए वापस आपको एक नया ड्रग देंगे। ठीक है, तो ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है थोड़ा कामकाज डॉक्टर्स के लिए भी। ठीक है, ओसिनोफिलिया क्या होता है? ओसिनोफिलिया बहुत सिंपल है कि ये एन इंक्रीज इन द टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स में अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या होता है, ओसिनोफिलिया होता है। एंड एबनॉर्मल लीवर और किडनी फंक्शन टेस्ट माइट बी ऑब्जर्व, तो ये एसिनोफिलिया आपको देखने को मिलेगा। तो एबनॉर्मल लीवर और किडनी फंक्शन टेस्ट, ठीक है सर, ये इसमें क्या ही बताऊं मैं। ट्रीटमेंट ऑफ ड्रेस सिंड्रोम, ट्रीटमेंट क्या है सर? माइट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड केयर, टॉपिकल स्टेरॉइड्स दे सकते हैं आपको, सिस्टमेटिकल स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं सर? जान रहे हो, स्टिमुलेंट होते हैं, पेन रिलीवर होते हैं। क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द ऑर्गन फंक्शन, ब्लड टेस्ट, ये सब तो हो ही सकता है, बेसिक चीजें हैं। प्रोग्नोसिस एंड फॉलो अप, पॉसिबिलिटी डेवलपिंग ऑटो इम्यून डिजीज,
प्रिजर्वेशन एंड प्रिकॉशंस, ठीक है सर, यू हैव टू रीड इट ऑन योर ओन। काफी मेडिकल टर्म्स हैं इसमें, बट बहुत ज्यादा मेडिकल टर्म्स में नहीं जाना है आपको, इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता प्रीलिम्स में, ठीक है। और अगर मान लो एक दो चीजों का डेप्थ में पूछ भी लिया तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना डेप्थ में किसी को नहीं पढ़ना होता है। आप सारी डिजीजेस को इतना डेप्थ में नहीं पढ़ सकते, ठीक है। कोई अगर मेडिकल वाला पर्सन होगा, डॉक्टर एग्जाम दे रहा होगा, तो वो हो सकता है इस क्वेश्चन को ठीक कर ले, बट बाकी कॉमन सभी के लिए नॉट अ इजी टास्क। सारी डिजीजेस को डेप्थ में नहीं पढ़ सकते आप। ई सिगरेट्स के बारे में आप जान रहे हैं सर? ई सिगरेट क्या होती है? ई सिगरेट देखिए, ये रही ई सिगरेट सर, ठीक है। ई सिगरेट्स क्या होती है? जो नॉर्मल आपका सिगरेट होता है, जो टोबैको आप यूज करते हो, टोबैको बेस्ड जो सिगरेट होती है, उसमें आप उसको जला रहे हो, स्मोक जो हो रहा है उसको इनहेल कर रहे हैं लोग, और इनहेल करके उसको बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल तरीका होता है टोबैको यूज करने का। और एक टोबैको जो होता है वो उसको च्युइंग करके भी यूज करते हैं, ठीक है, खाते जो है खैनी जिसको बोलते हैं। और इन दोनों से क्या होता है, अल्टीमेटली कैंसर की पॉसिबिलिटी है, कार्सिनोजेनिक होते हैं सर। तो ई सिगरेट्स क्या होती है ना, ई सिगरेट होती है कि आप इस टोबैको को एलिमिनेट कर दो, टोबैको को क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। टोबैको को हटा के आप उसकी जगह क्या यूज कर रहे हो, आप कोशिश करते हो कि उसको रिप्लेस ऐसे मटेरियल से कर देते हो जो टोबैको नहीं है, जो टोबैको नहीं है, बट आपको कहीं ना कहीं जो स्टिमुलेंट जो आपको टोबैको से मिल रहा है वो उसको आपको दे दे, ताकि आपको जो एक उसकी जो हैबिट हो रही है उस हैबिट को आप रिप्लेस करके किसी और मटेरियल पे ले जाओ, और वो नुकसान आपको कम करे रिलेटिवली, ठीक है। नॉर्मली ये किया जाता है निकोटीन के थ्रू। किसके थ्रू किया जाता है सर? निकोटीन के थ्रू। कि निकोटीन आप ले लो, और निकोटीन लेने से ये हो जाएगा कि आप क्या बोलते हैं, जो आपकी टोबैको की तलब होगी वो धीरे धीरे उसको रिप्लेस कर देगी। तो ई सिगरेट्स को हम देखते हैं, पर न्यूज क्या है। WHO said that the e-cigarettes are not effective for quitting tobacco at the population level, and there is an urgent need to control the to minimize the health harm to the population। आपने देखा कि टोबैको को रिप्लेस करने के लिए ई सिगरेट का इंट्रोडक्शन हुआ, और ई सिगरेट बहुत ज्यादा जल्दी पेनिट्रेट कर गया मार्केट में, किया सर? ई सिगरेट पेनिट्रेट किया तो टोबैको का यूज तो हो ही रहा था, बट टोबैको का यूज रिलेटिवली थोड़ा कम हुआ। बट ई सिगरेट के लिए कहा गया, WHO कह रहा है कि भैया टोबैको क्विटिंग के लिए ई सिगरेट बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। और इवन ई ई सिगरेट ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं करी, ई सिगरेट के भी नुकसान तो अपने है ही, और ई सिगरेट पेनिट्रेट कर रहा है, उससे टोबैको भी क्विट नहीं कर रहे हैं कोई लोग, और ई सिगरेट भी और नया एक चीज और पेनिट्रेट हो गया मार्केट में, ठीक है। तो WHO कह रहा है कि उसको आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा ई सिगरेट को भी। इंडिया ने ई सिगरेट्स को बैन कर रखा है सर 2019 के बाद, अभी बात करेंगे उस पर। अबाउट ई सिगरेट क्या होता है, ई सिगरेट को एंड्स या ये ENNDS इससे नॉर्मली कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम, ENDS। तो आप निकोटीन के थ्रू भी कर सकते हो, निकोटीन क्या होता है अभी बता रहे हैं, और एक होता है नॉन निकोटीन। तो निकोटीन वाला आप यूज कर सकते हो या फिर नॉन निकोटीन यूज कर सकते हो, दोनों ही क्या होते हैं, ई सिगरेट्स ही होते हैं सर, ठीक है। तो या तो आप निकोटीन डिलीवरी सिस्टम है या फिर नॉन निकोटीन डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या करता है, इट प्रोड्यूस एन एरोसोल बाय हीटिंग अ लिक्विड यूजुअली कंटेन्स निकोटीन। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ना एक लिक्विड रहता है, वो लिक्विड क्या होता है, हीट होता है। लिक्विड की हीटिंग होने से एरोसोल क्रिएट होता है, उस एरोसोल को आप क्या करते हो, अल्टीमेटली माउथ पीस के थ्रू उसको इनहेल कर रहे हो, ठीक है। तो माउथ पीस के थ्रू जब उसको इनहेल करते हो, तो इनहेल करने के बाद वही सिंपल सी बात है, जैसे आप पहले नशा कर रहे थे वैसे ही कर रहे हो, इनहेल कर रही हो, बस लिक्विड के थ्रू आ रहा है। लिक्विड जो है नॉर्मली निकोटीन बेस्ड हो सकता है या नॉन निकोटीन बेस्ड भी हो सकता है, ठीक है। यूजुअली वो निकोटीन बेस्ड ही होता है। और यहाँ पे देखो एक लिड LED इंडिकेटर होता है, तो इससे आपको फील भी आ जाती है कि हाँ भैया सच में आप क्या कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, ठीक है। वैप्स भी होते हैं, वैप्स का मतलब होता है एक क्या बोलते हैं, वेपोराइजर टाइप की। एक तो इस तरीके का ई सिगरेट होता है, एक वैप्स होते हैं। वैप्स में क्या होता है, वो थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड उसका सिस्टम होता है, ठीक है। वैप्स का फोटो आपको दिखाऊं क्या? दिखा होगा वैसे आपने। ये देखिए, ये तो ई सिगरेट ही है करीब करीब। डेंजरस है, बहुत डेंजरस है ये वैप्स ही है सारे, ठीक है। इस तरीके के ये आप आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, ये वैप्स हैं सारे, ठीक है। ये देखिए, ये दिख रहे हैं, ये चचा जो कर रहे हैं अपने साथ, अच्छा बात नहीं है, ये सब वैप्स हैं सर।
इसमें लिक्विड रहता है और आप उसको क्या करते हो, एरोसोल की फॉर्म में लेते हो। ये रिलेटिवली थोड़ा सा क्या है कि भाई टॉबैको डायरेक्ट एक्सपोजर से आपको दिक्कत ज्यादा होती है, सिगरेट से कम होगी, बट ये भी नुकसान तो करता ही है, क्योंकि इसमें सर क्या है, निकोटीन तो है ही है। जो टॉबैको होता है एग्जैक्टली निकोटीन जो होता है वो टॉबैको से ही मिलता है। टॉबैको प्लांट से ही आपको निकोटीन डिराइव नॉर्मली करते हो, और निकोटीन जो होता है वो एल्कलॉइड होता है। एल्कलॉइड क्या होता है सर? एल्कलॉइड। एल्कलॉइड मतलब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एक होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल, निकोटीन क्या बोलते हैं, एल्कलॉइड्स, निकोटीन। तो आप देखोगे बहुत सारे प्लांट्स के थ्रू आप इसको निकाल सकते हो, बट सबसे ज्यादा आपको हाईएस्ट लेवल जो होता है वो टोबैको प्लांट से मिलेगा। तो निकोटीन आपको मिलेगा भी टोबैको प्लांट से, ठीक है। उसके अलावा आप टोमेटोज से, ठीक है, एब्यूरजिन से, पोटैटोज से, इनसे भी आपको निकोटीन मिलता है, बट क्वांटिटी कम होती है। ज्यादा होता है आपको किसमें? टोबैको प्लांट से, टोबैको प्लांट से, ठीक है। एल्कलॉइड्स क्या होते हैं पढ़ लेना सर, एल्कलॉइड्स का डिटेल इसमें नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ एल्कलॉइड्स। क्योंकि निकोटीन एक तरीके का क्या है, एल्कलॉइड है। ये एंटी बैक्टीरियल भी यूज होता है सर, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया में भी इसको यूज किया जाता है, हिप्नोटिक होता है, साइकोट्रोपिक होता है, ठीक है। साइकोट्रोपिक तो है, ये हमने साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के बारे में एक आर्टिकल में पढ़ा था सर, अगर आपको याद हो तो, उसमें हमने माइनर डिटेल डाली हुई है। तो साइकोट्रोपिक भी होता है, पर निकोटीन जो होता है वो रिलेटिवली डायरेक्ट टोबैको एक्सपोजर से रिलेटिवली लेस थोड़ा सा क्या रहेगा, नुकसानदायक रहेगा, ठीक है। ठीक है। और एल्कलॉइड की जहां तक बात हो रही है, एल्कलॉइड मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर एटलीस्ट एक जो एटम होता है नाइट्रोजन का होता ही है, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन विल बी देयर इन द एल्कलॉइड्स, ओके। तो आप जो देखोगे, आप मॉर्फिन्स हैं, क्विनिन्स हैं, ठीक है, ये सब क्या है, मॉर्फिन, क्विनिन, निकोटीन, ये सारे क्या है, ये सब एल्कलॉइड्स हैं सर, जिसमें एटलीस्ट एक नाइट्रोजन एटम तो है ही, ठीक है। और कैसे इसको यूज करना है वो तो समझ ही आ रहा है, वो आप नॉर्मल बेसिक तरीके से यूज करते हो उसको, माउथ पीस से सक्शन उसका करोगे, वो हीट जो होगी वो उसमें लिक्विड होगा, एरोसोल डेवलप करेगा, उसको आप सक्शन करोगे, और वही तरीका है आपका यूज करने का, ठीक है। ई सिगरेट, हुक्कास, मोड्स, ये सब इनके नाम है, टैंक सिस्टम, ठीक है, वेपिंग। बोथ टोबैको प्रोडक्ट्स पोज रिस्क, दोनों रिस्क में, मतलब निकोटीन बेस्ड, नॉन निकोटीन बेस्ड, दोनों ही रिस्क पे रहते हैं। एरोसोल जनरली कंटेन फ्यूअर टॉक्सिक केमिकल्स देन डेडली मिक्स देन, मतलब जो नॉर्मल होता है उससे थोड़ा रिलेटिवली लेस होता है वो टॉक्सिक। ई सिगरेट हैव बीन अलाउड ऑन द ओपन मार्केट एंड एग्रेसिवली मार्केटेड इन यंग पीपल, यंग पीपल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। 34 कंट्रीज ने बैन कर रखा है, 88 कंट्रीज ने कोई मिनिमम एज नहीं लगा रखी। इंडिया में पोजीशन ऑफ ई सिगरेट जो है वो क्या है सर, प्रोहिबिटेड ऑफ ई सिगरेट एक्ट 2019 में बैन है सर। तो इंपोर्ट भी बैन है, एक्सपोर्ट भी बैन है सर, ठीक है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सारी क्या है इंडिया में बैन है सर, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल स्टेटस ऑन द रोड सेफ्टी, ये WHO की रिपोर्ट है, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सिंपल है रोड सेफ्टी के बारे में, ठीक है। चलिए, आप ना, मैं आपको पहला आर्टिकल जो था ज्योग्राफी वाला, उसके अंदर जो डिटेल है उसको ध्यान से पढ़ लेना, ई सिगरेट के बारे में, ठीक है, और एल्कलॉइड्स के बारे में अलग से पढ़ लेना सर। जैसे मैंने बता दिया है, एक नाइट्रोजन एटम होना चाहिए। एल्कलॉइड्स जो होते हैं वो आपको साइकोट्रोपिक्स होते हैं, ठीक है। तो एल्कलॉइड्स में आपको मॉर्फिन भी एल्कलॉइड है सर, क्विनीन है, निकोटीन है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, एनेस्थेटिक होते हैं। एनेस्थेटिक मतलब आपने ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, ताकि आपके ब्रेन को वो क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है कि भैया आपको पेन जो है वो महसूस नहीं होता है, एनेस्थेटिक, ठीक है। साइकोट्रोपिक होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्या था इसमें, एक आर्टिकल और था जिसमें काम का था, ऑर्गेनिक ऑर्गन डोनेशन पहले कर चुके हैं हम लोग, हाँ मलेरिया वाला, ठीक है, मलेरिया वाला। चलिए, ओके सर, दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल, और बताइए, हो कोई समस्या तो निकालते हैं हल, ठीक है। चलिए, टेक केयर, कीप स्टडिंग। Thank you, sir.